Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum Amna. जी वालेकुम सलाम हसन, हाउ आर यू? I'm alright. आज आप बड़ा पीला पीला बनी हुई हैं। मैं सनी संडे कर रही हूँ सनी संडे। जी। क्या लोग मंडे को देखेंगे लेकिन सनी हाँ, संडे आज लेकिन ये येलो अच्छा ओ पकड़ी गई पकड़ी गई। मैं जो मर्जी करूँ। पकड़ी गई यानी कि आज आप मंडे के लिए तैयार नहीं हुई फिर? नहीं, आज मैं संडे आज आप संडे के लिए तैयार हाँ। मान गई हैं फिर आप? नहीं तो मानिए मान जाए। आज संडे के लिए तैयार हुई हूँ, उस दिन फ्राइडे के लिए तैयार हुई थी। फिर उस दिन भी आप थर्सडे के लिए ही तैयार होती हैं? नहीं नहीं मैं जिस दिन जो दिल चाहे मेरा, मैं जिसके लिए तैयार हूँ। अब आपने कल व्हाइट शर्ट पहनी, आज ब्लैक शर्ट पहनी। अरे क्या, मेरा जो दिल चाहे मैं ठीक है, कोई बात नहीं। आप ना कभी कभी स्लिप ऑफ टंग से इंसान सच बोल नहीं, स्लिप ऑफ टंग नहीं, मेरा नहीं जब हो गया मेरा जब जो दिल चाहे मैं पहनूं। आपको इससे क्या? तो ठीक है, मैं आपको पूछ रही हूँ, आपने आज काली शर्ट क्यों पहनी? काली तो नहीं है, ब्लू है, डार्क ब्लू है। अच्छा, मुझे ब्लैक लग रही है। मैंने पूछा आपको, ठीक है, लग नहीं रहा कि ठीक है। मैंने आपको पूछा कि आपने क्यों ब्लैक आज ब्लू शर्ट पहनी है, कल क्यों व्हाइट पहनी थी, परसों ब्राउन क्यों पहनी थी? कल व्हाइट तो नहीं पहनी थी मैंने। रात अच्छा, को तो इंटरव्यू की बात करें। मेरा इंटरव्यू आया है एमन सलीम के साथ, जिनको आप देख रहे हैं मिशी के रोल में, चुपके में। अब तक हम, क्योंकि ये संडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट जब तक ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे वो वीडियो आ चुकी होगी, आप लोग देख भी चुके होंगे। पॉसिबली, होपफुली, इंशाल्लाह आप लोग अच्छा फीडबैक भी दे चुके होंगे, तो पेशगी उसके ऊपर शुक्रिया जी। और अगर अच्छा फीडबैक नहीं दिया तो फिर पता नहीं, फिर कोई गल नहीं, फिर कोई मिट्टी पाओ, फिर कोई मिट्टी पाओ। हाँ जी। बट अगर आपने इन केस अगर आपने नहीं देखा तो रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा, जरूर देखिए। अगर आप माजी में से निकल आए थोड़ा सा, और हाल माजी कैसे? कल की बात है जी। कल की नहीं, बल्कि जब हम रिकॉर्ड, अभी देखें ना, हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी तो फ्यूचर की बात है। अगर आप माजी में से निकल आए और हाल में आ जाएं, बड़ा वो वाली सिचुएशन है, वो लियो की कौन सी थी, इंसेप्शन है जी। बिल्कुल। तो आपके पास ड्रामे बहुत ज्यादा हैं, रिव्यू करने भी ज्यादा है। कैसे हैं ज्यादा? एक तो आप बड़े चिल चल रहे हैं ना। क्यों? अच्छा, गिनाए कैसे नहीं है ज्यादा? दो रकीब से की अगली एपिसोड, शनाई की 2 एपिसोड, फतूर की 1 एपिसोड, खुदा और मोहब्बत, रक्से बिस्मिल, पहली सी मोहब्बत, फांस, और फिर तीनों रमजान के ड्रामे। फांस देखा आपने इस बार? हाँ, वेरी गुड। और आपने देखा ही नहीं होगा कुछ? नहीं, मैंने सारे देखे हैं सिवाय शनाई के। शनाई हमने डिसाइड नहीं किया था कि हम नहीं देख क्या? नहीं, एक्चुअली आई रियली एंजॉयड शनाई दिस वीक। अच्छा जी। अच्छा, नहीं हाँ, मैं शनाई क्यों नहीं देख रहा वैसे, मुझे समझ नहीं आ रही। पिछले 2 आपने कहा कि शनाई जो है इट्स अ लॉट लाइक द रमजान ड्रामास विद द लाइट कॉमेडी सिचुएशन एंड फैमिली पॉलिटिक्स एंड फैमिली ड्रामा। नो, एक्चुअली शनाई गेट्स टू एपिसोड्स अ वीक जी। एंड देन, और वीकेंड पे टाइम भी थोड़ा होता है, और तरावियां और नमाज और सारी सब कुछ ही बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा हुआ, तो वो ड्रामे जितने मैं देख पाता हूँ उतने मैं देख पाता हूँ। शनाई की 2 किस्तें रह जाती हैं मेरे। ठीक है, मगर मैंने देखी, मैंने एंजॉय की एक्चुअली। ठीक है, तो जब तक देख नहीं रहा तब तक आपके रिव्यू पे हम चलेंगे जी। और आप इतना अच्छा रिव्यू करती हैं जी। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप शेड थ्रो कर रहे हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा, क्यों आप नहीं अच्छा रिव्यू करती? पता नहीं, क्या आपको लगता है कि आप अच्छा रिव्यू नहीं करती? चलें नहीं, बता दें। क्या मतलब? नहीं मतलब अच्छा रिव्यू बनता है जब आप भी करें और हम दोनों बात करें उस पर। मेरे अकेले से अच्छा रिव्यू थोड़ी बनता है। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है हॉट रिव्यू, ये इसके 2 दिल हैं, एक दिल आप हैं और एक मैं हूँ जी। इसकी 2 आंखें हैं। अगर आप 2 हाथ कहती तो ताली 2 हाथ से बजती, मतलब बहुत कुछ हो सकता था जी। 2 हाथ है, 2 आंखें, एक आंख से बंदा देख सकता है, लेकिन तो फिर आप क्या कहना चाहिए कि 2 टांगे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हम दोनों देखें तो मजा आता है हसन। अच्छा, बात तो फिर अभी तो मैंने नहीं देखा आज, तो फिर क्या? मगर मैं फिर भी कर लूंगी ब्रीफ। ठीक है, एक मैंने छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करनी थी, जब हमारा नहीं कुछ भी नहीं, जब हमारा कुछ भी नहीं, जब हमारा फ्राइडे को हॉट रिव्यू आया तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपने रकीब से कि जो थर्सडे वाली एपिसोड में बहुत सारी चीजें हुई वो आपने डिस्कस नहीं की। तो वो गुजारिश ये है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो फ्राइडे को हमारा हॉट रिव्यू आता है वो हम थर्सडे को रिकॉर्ड करते हैं, तो टाइमिंग की वजह से हम थर्सडे वाली एपिसोड देख नहीं पाते उस फ्राइडे के रिव्यू के लिए। तो जो थर्सडे की रकीब से की एपिसोड होगी वो हम फिलहाल मंडे को रिव्यू किया करेंगे, मंडे वाले हॉट रिव्यू में।
छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जब आप कमेंट्स में वो डिस्कशन शुरू कर देते हैं ना, तो आई थिंक वो मज़ा ख़राब कर देती है उस बात का, क्योंकि हमने भी डिस्कस करना होता है और हम चाहते हैं कि अब जब मंडे को अब ये डिस्कशन आएगी तो उसमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डिस्कस करें, फीडबैक दें और हमारे कमेंट्स के ऊपर, क्रिटिसिज्म के ऊपर, क्रिटिक के ऊपर भी तबसरा करें, तो वो मज़ा आएगा। बट वो जब आप थर्सडे वाली एपिसोड को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं फ्राइडे वाले दिन ना, तो मुझे वो थोड़ा सा हो रहा था कि यार, कि मतलब कम ऑन, अभी तो हमने भी देखनी है, तो हमने बात करनी है उसके बारे में, तो वो थोड़ा सा आई थिंक दूसरे व्यूवर्स का भी खराब हो जाता है एक्सपीरियंस। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू स्पॉइलर अलर्ट्स, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की हसन कि आप खुदा के लिए रिजा के कातिल का नाम बता दें। बता दूं? तो मेरे ख्याल है कि आप बता ही दें। तो मैं फिर टाइटल ब्रेक के बाद बता। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो अभी हम जाते हैं टाइटल ब्रेक की तरफ, जिसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते आमना आपके लिए लेके आने वाली हैं एक ऐसा इंटरव्यू जो कि मेरे ख्याल में हमारे लिए एक, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए बड़े ऑनर की बात होगी। Absolutely, कि उनका इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं और हम सब बड़े एक्साइटेड हैं। वो इंटरव्यू कब आएगा उसकी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी जल्दी, होपफुली इंशाल्लाह विद इन दिस और जब आप मेरी तस्वीर देखेंगे, हाँ, जब आप आमना की तस्वीर भी देखेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है और अगर आप ये इंटरव्यू मिस नहीं करना चाहते, जो कि एक बहुत बड़ा और वैल्यूएबल इंटरव्यू। जी, एक्चुअली उन्होंने मुझे कहा, मुझे पता चला कि वो क्योंकि अभी कैरेक्टर में है, इसलिए वो कैरेक्टर अपना निभा के और फिर इंटरव्यू देना चाहते हैं। अपीयरेंस अपनी जी नॉर्मलाइज वापस उस पे लाके रेगुलराइज करके। बड़े लोगों की बड़ी बातें। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है और अगर आप ये इंटरव्यू मिस नहीं करना चाहते, तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि इसके साथ साथ और जो हम दूसरे इंटरव्यूज प्लान करें और जो हम वीडियोस प्लान करें और जो आमना 101 प्लान करेंगे ईद के लिए स्पेशली, वो जब सब आएंगी वीडियोस तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ और करना नहीं पड़ेगा। तो मैं और आमना आपसे मिलते हैं इस बड़ी छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन, आप सबसे पहले तो स्पॉइलर अलर्ट दे दें, ताकि जिन्होंने नहीं मालूम करना कि कौन कातिल थे वो अगले 2 मिनट ना देखें, म्यूट कर दें। अच्छा ठीक है, स्पॉइलर अलर्ट। अब मैं बताने लगा हूँ कि सफर तमाम हुआ में कातिल कौन है। तो मैं आपको उस दिन भी कह रहा था कि जो ये बड़ा ऑब्वियस था, अगर आपने नहीं भी नॉवल पढ़ा होता। कई दफा ऐसा होता है कि नॉवल ना भी, खैर नॉवल तो हम दोनों ने नहीं पढ़ा, आप ज्यादा ना बने कि जैसे आपने मतलब अगर आपने पढ़ा ना होता तो उसी ने नहीं पढ़ा, नहीं भी पढ़ा तो मैं, तुम फिर भी मुझे पता लग गया कि कौन कातिल है। आहो, कई दफा ऐसा होता है कि आपको डिलिबरेटली डायरेक्टर राइटर वो एक इंडिकेटर देता है, वो मिसलीडिंग होती है। हाँ। तो मुझे लगा कि शायद मिसलीडिंग है। काश के सफर तमाम हुआ का वो लेवल होता। बट मेरे मानते हैं ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्वियस बीइंग मिसलेड होता है। बट मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, एंड आई एम बेसिंग दिस इंफॉर्मेशन ऑन पीपल हु हैव रीच्ड आउट टू मी, हु हैव रेड द नॉवल, जिन्होंने ये बोला है कि नॉवल में नबील कातिल था, नबील ने ये कत्ल किया था। और अगर तो ये नॉवल के हिसाब से कहानी चल रही है, तो फिर उस हिसाब से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, पिछली किस्त में आपने देखा होगा कि नबील वाज रियली फ्लस्टर्ड और वो, उसको बुखार भी था और वो जो उसका पूरा एटीट्यूड था और जिस तरह से वो अपनी माँ के साथ एक्ट कर रहा था या अपनी मंगेतर के साथ एक्ट कर रहा था, उसने मंगेतर से एक्चुअली मंगनी तोड़ दी, उसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और फिर उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी रिजा के साथ, जिसमें वो समी को डिफेंड करते हुए ये कहता है कि कभी कभी मोमेंट ऑफ वीकनेस में हो जाता है ऐसा, तो शायद उस पे भी उसका जो वीक लम्हा हो वो भारी हो गया, जो कि वो एक्चुअली अपने एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। सो आई थॉट इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि नबील ने किया है उस एपिसोड से भी, और फिर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन भी थी, तो मुझे तो काफी लगा कि मतलब बिल्कुल कि वो वाली बात नहीं जो आप कह रही हैं कि वो राइटर या डायरेक्टर जानबूझ के आपको जानबूझ के कर रहा है। तो ये है, इतने लोगों ने कहा ओवरवेलमिंग, लाइक इट वाज लाइक ओवरवेलमिंग रिस्पांस, प्लीज टेल अस ताकि हमें ना देखना पड़े। तो मैंने कहा तो ये है, बाकी अब आप लोग की मर्जी है कि आप लोग इसको देखना चाहते हैं या नहीं, बट हम शायद अब ना देखें। मैं तो शायद फिजिकली देख ना सकूं, बिकॉज 2 किस्तें होती हैं, फिर क़यामत की 2 किस्तें होती हैं, फिर शनाई की 2 किस्तें होती हैं। जी, और वो बात वही है ना कि मतलब ये जा किधर रहा है ड्रामा। जी, तो जो जा रहे हैं कहीं, आपको जो लग रहा है उनमें आप किस ड्रामे से आज शुरू करना चाहेंगे? मुझे दें, पिछली बार आपने कहा ना कि आप डिसाइड करें। जी, आज मेंटल आपके पास है वापस। जी, मेरे ख्याल में फिर हम डिसाइड करते हैं आज पहली सी मोहब्बत से। ठीक है ठीक है जी। खुश हुई हैं आप इस बात पे, इसकी क्या वजह है? ब्रीफ रिव्यू है इसका। ब्रीफ रिव्यू है? क्यों ब्रीफ रिव्यू है? ब्रीफ रिव्यू है, ब्रीफ एंड स्वीट होता है पहली सी मोहब्बत का।
ऐसा नहीं है कि आप बहुत मेजर डेवलपमेंट आप कह रही हैं कि इस एपिसोड में नहीं, इसमें बहुत ज़रूरी एक डेवलपमेंट हुई है। एक तो जो अगेन फ़ायज़ा इफ्तिखार फैमिली ड्रामा लिखती हैं बहुत अच्छा, और हर फैमिली ड्रामा में एक सोशल इशू जो है उसको रेज़ करती हैं। तो उनका ये जो सोशल इशू है ना कि मुनाफ़क़त कितनी है, द वे सोसाइटी ट्रीट्स अ मैन एंड अ वुमन, उसके बीच में ये बहुत खूबसूरती से उन्होंने जो गुफ्तगू होती है फैज़ुल्ला की और नरगिस की, आई थॉट कि वो बहुत बहुत ज़बरदस्त और वो एपिसेंटर था इस एपिसोड का। राबिया भट्ट की हम पहले से बहुत तारीफ करते आ रहे हैं, मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा उनकी तारीफ करना। आई थिंक शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। बहुत राबिया भट्ट ने बहुत जबरदस्त किरदार निभाया है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फ़ायज़ा इफ्तिखार ने जो उनको लाइनें दी हैं वो बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जो ये किरदार जिस तरह से ये काव किया गया है, वो आपने जिस सीन का जिक्र किया कि जब फैजुल्ला और नरगिस बैठे हुए होते हैं और फैजुल्ला ने हाथ पकड़ा हुआ होता है नरगिस का, एंड शी आस्क्स कि यार कि मेरे केस में तुम्हारा प्यार जो है गैरत के पर हावी हो जाती है, मोहब्बत गैरत के ऊपर हावी हो जाती है, तो बेटी की बार गैरत तुम्हारी मोहब्बत के ऊपर क्यों हावी हो जाती है। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि तुम जो मुझे तसल्ली दे रहे हो और दिलासा दे रहे हो कि तुमसे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, तो तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारी बेटी भी किसी से उस तरह की मोहब्बत कर सकती है, या तुम्हारी बेटी से कोई इस तरह की मोहब्बत कर सकता है। और वो हाथ छोड़ देता उसका। It was very well acted by शबीर जान साहब and राबिया and of course अंजुम शहजाद की डायरेक्शन और फ़ायज़ा इफ्तिखार की डायलॉग, ये बड़ी एक बहुत पिवटल एक मोमेंट थी। मुझे लगा कि यार ये you hit the nail on the head नहीं, और जब कहती है कि वो अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कर रही है, तो मैंने भी तो अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की थी। बट वो जस्टिफिकेशन अच्छी थी फैजुल्ला की। उसने कहा कि तुम एक उस तरह की जिंदगी छोड़ के इज्जत की जिंदगी आना चाहती आ रही थी, और वो जो थी उसके दिमाग में कि वो अपने घर की इज्जत के जो है बाहर जाके एक तरह लेकिन बेचारा असलम जो है वो गिरा पड़ा थोड़ी है, गिरा पड़ा था। ये तो फैजुल्ला का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तो फैजुल्ला का पॉइंट ऑफ व्यू है एक। ये था। दूसरा, ज़ैनब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो सीन था अपने हस्बैंड के साथ, मुराद के साथ, वेयर शी स्माइल्स फर्स्ट एंड द हस्बैंड इज हैप्पी कि यार कि चलो तुम मुस्कुराई हो, तो जब वो दूसरी बार मुस्कुराती है तो उसने ऑफेंस क्यों ले लिया? ये बात ये मेरे ख्याल है हसन बहुत अच्छी डिपिक्शन है मर्दों की, और जो इमोशनल अब्यूज़ होता है मैरिज के अंदर, ज़रूरी नहीं कि कोई किसी को थप्पड़ मारे या मारे फिजिकली वो ही अब्यूज़ हो। दिस वाज अ रियली गुड एग्जांपल ऑफ हाउ मेन एक्चुअली प्ले विद वुमेन्स हेड्स, जो ज़रा सी भी वल्नरेबल होती हैं, और किस तरीके से इमोशनल अब्यूज़ वो अच्छी भली होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार शायद रिलेशनशिप इनकी बेहतर होने वाली है, लेकिन एकदम वो ऐसी बात करता है कि आप कहते हैं वाह यार किस कदर खबीस आदमी है। हाँ, वो बिल्कुल एकदम तो नॉर्मल लग रही थी। और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि उसके जाने पे वो मुस्कुरा रही है। तो वो मुझे तो सोशियोपैथिक वाइब्स उसने दी उस वक्त कि यार एक पल में तोला, पल में माशा, तुमने एकदम अपना पूरा ओपिनियन बदल दिया। तो ये इमोशनल, जब वो फोन पे भी बात करो था नौशीन के कैरेक्टर से, तो वो यही कहता है कि उसकी तबीयत अभी खराब है, मैं उसको ये इन्फॉर्मेशन क्यों दूंगा। फिर वो कहती है कि माँ से बात होगी, तसल्ली दिला से एक तरफ, मतलब एंड वेल डन पारस मसरूर। यार पारस ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है कि वो पल में तोला पल में माशा वाली सिचुएशन है, एक सेकंड वो सही होता है और अगले सेकंड वो इतना ऑब्नॉक्शियस हो जाता है। एक तरफ आपको उस पर तरस भी आ रहा होता है और आपको हो रहा था यार कि चलो बेचारा इंटीमेट हो जाए। दूसरी तरफ वो जो आपने बोला एकदम ऐसा वो बदलता है कि बंदा कहता है यार बड़े क्यों घटिया किस्म का। तो वेल डन पारस, वेल डन। और मेरे ख्याल है हसन बहुत से मर्द ऐसे होते हैं, बहुत से मर्द ऐसे होते हैं। नहीं, वो उसमें तो शक, बिकॉज इमोशनल अब्यूज जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है मैरिजेस में, शादियों में। और कितने लोगों को हम जानते हैं हु आर इन लवलेस मैरिजेस फॉर दिस रीजन, क्योंकि इमोशनल अब्यूज होती है, आप उसको वो नहीं क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि आपके माँ बाप जब आपको पूछते हैं तो आपको कहते हैं कि यार आपको मारता है, आपको पैसे नहीं देता, अफेयर चलाता है, शराब पीता है, ये 4-5 चीज़ें नहीं करता, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पैसे देता है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम फिर भी होती है, इमोशनली प्रॉब्लम होती है, उसको कोई नहीं समझता। And I think that's what's happening between them. It was very well written and very well executed. A shout out to माया अली। मैं उनके वो सीन्स देख रहा था, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि ये करते हुए कितना उनके लिए ये चैलेंजिंग होगा, इतना ज्यादा इमोशनल टर्मोइल डिपिक्ट करना, वो दिखाना, ये एक एक्टर के लिए बड़ी एक चैलेंजिंग सी चीज होती है कि जिसमें से बाहर आते हैं तो उनको बड़ा टाइम लगता है। और वो माया को आप कंटिन्यूसली देख लें, पिछली एपिसोड से जो जितने भी रक्षी के सीन हैं वो बहुत हेविली इमोशनली डिस्टर्ब्ड सीन है, और माया ने बड़ी खूबसूरती के साथ बिल्कुल ओवरडू भी नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा। हाँ, और वो जो स्पेशली फादर के साथ जो सीन था कि क्यों मारा उसे, क्यों मारा, और फिर फादर ने थप्पड़ भी मारा, वो गिर गई और फिर अगले दिन जो बेड पे पड़ी, वो बड़े एक इमोशनली चैलेंजिंग सीन्स थे। देखते हुए भी आपको इतना रक्षी पे
प्यार भी आ रहा होता है, तरस भी आ रहा होता है, यू फील सो मच फॉर हर एंड यू लाइक बेचारी के साथ इतनी जाती हो रही है। इवन तो दूसरी तरफ हमने देखा कि असलम को इतनी ज्यादा कोई मार नहीं पड़ी थी, कोई मार नहीं गया कि जितना रक्षी रिएक्ट करी थी, मगर उसको नहीं पता ना, उसको नहीं पता। प्लस वो फोन भी करना चाह रहा है तो उसका जो भाई है अहमद वो नहीं फोन दे रहा, वो कह रहा है मैंने कसम खाई है, तो कहता है तुम्हें अभी कसमें याद आनी थी अपनी, वो नहीं दे रहा। ऑब्वियसली प्लॉट के हिसाब से हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है कि मामू आते हैं और उनको वो कहती हैं उनकी वालदा कि आप इसको ले जाओ। और फिर अगले एपिसोड के प्रोमो में देखा कि पहली बार अकरम ने हाथ जोड़ के असलम के सामने बोला है कि मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ तो तू चला जा। तो देखते हैं कि कहानी किस तरफ जा रही है। वो भी होता है, ही आल्सो रफ्स अप फैजुल्ला, और मां कहती है कि मैं तो दोबारा जाने लगी थी, मैं गिड़गिड़ाने लगी थी लेकिन तुमने तो सब रास्ते ही बंद कर दिए। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ कि जो असलम है वो ज़ैनब को बताता है कि मुझे सिकंदर ने मारा है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने मिस कर दी है, जो नरगिस को इज हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट द एक्स बॉयफ्रेंड। हाँ जी, सेकंड थॉट्स नहीं, शी बिलीव्स हिम आई थिंक। हाँ, एंड शी इज प्रोबब्ली कॉल्ड हिम आल्सो एक सीन। शी इज मेट हिम आई थिंक। नो, शी इज नॉट मेट। आई थिंक शी इज मेट हिम। हाउ इज शी मेट? बिकॉज़ वो कहता है ना मुझे एक दफा मिलो। हाँ, तो अभी मिली तो नहीं है वो, कैसे? मेरा ख्याल, क्योंकि जो वॉइस उसके दिमाग में जो बातें आ रही होती हैं वो फोन पे नहीं हुई। वो तो वो वाली बातें थी ना जो उसने पहले हमने फ्लैशबैक में देखा था कि मुझे ट्रस्ट करो, वो एक बार तो फोन पे हुई थी ट्रस्ट करो, और एक जो पहले की बातें अभी जो डिटेल्स उसने बताई हैं वो पहले नहीं उसने कही थी। कौन सी वाली? कि मुझे फ्रॉड हो गया, मेरे पैसे लेके भाग गया, मुझे ऐसी जगह डाल दिया जहाँ से मैं निकल नहीं सकता था। आई थिंक ये फोन पे नहीं हुई थी कॉन्वर्सेशन, मुझे लगता है कि शी मेट हिम। बट अगर मिली होती तो वो दिखाया जाता ना। जरूरी नहीं है। अच्छा, मेरे से anyway, मिली है या बात की है, मेरे से पॉइंट मिस हो गया। अगर आप लोगों को लगता है कि मिली है, बिकॉज मुझे याद है कि वो कहता है लड़का कि मुझे ये बातें फोन पे होने वाली नहीं है, मुझे एक दफा मिल लो, एंड देन दिस ऑल दिस डायलॉग्स आर न्यू इन आवर हेड। तो फिर अच्छा, तो पता नहीं, मेरे से ये मिस हो गया। मिली है या फोन पे बात की है, एक ही बात है। एक ही बात है कि वो ये थोड़ी सी सिचुएशन है, ये मर्की किस्म की सिचुएशन है, क्योंकि एक तरफ नरगिस को हम बड़ा अप्रिशिएट करते आ रहे हैं उसके कैरेक्टर को, तो उसको क्या इस वजह से डाउट्स हो रहे हैं कि फैजुल्ला का उसकी तरफ एटीट्यूड नहीं ठीक। फैजुल्ला ने मारा तो बहुत बड़ा ताना है ना उसको। हाँ, बाजारी होने का। तो दैट्स आल्सो एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जी। अगेन पहली सी मोहब्बत, वो उसकी नरगिस की पहली मोहब्बत, सबकी पहली मोहब्बत पे जाती है बात। ठीक है, एनीवे इंटरेस्टिंग, लेट्स सी वेयर इट गोज। अब आते हैं जी आमना हम फांस की तरफ। आपने फांस देखा? बड़ा शुक्रिया आपका, आपने मेरी रिकमेंडेशन पे आप कैसे, तो आप बताएं। आप, मैं तो पिछली बार नहीं, मैंने एक्चुअली आई गॉट इट इन बिट्स एंड पीसेस। अच्छा। और मुझे उससे मैं उसका क्रक्स नहीं निकाल सकूंगी। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल, 2 पॉइंट्स मैंने जो नोटिस किए वो रेज करूंगी। पहले आप उसका आउटलाइन बताएं। ज़ेबा का मिसकैरेज हो गया है। अच्छा, उसकी मदर ने उसको जो दवाई दी थी जी, ऐसे लग रहा है असर दिखाया, तबीयत उनकी काफी खराब थी, तबीयत खराब हुई और वो हॉस्पिटल जाती है, और वो यानी कि जो मुझे डर था वो मतलब जी, तो डॉक्टर आगे से कहती है आपके बेबी का मिसकैरेज हो गया। तो बेबी का तो मिसकैरेज नहीं होता, मदर का मिसकैरेज होता है। मेरे ख्याल में वहाँ पे थोड़ा सा डायलॉग बेहतर हो सकता था। अच्छा, बट अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, जो माँ है ज़ेबा की, वो मसल्ले पे बैठ के अल्लाह मियाँ से दुआ भी मांग रही होती है, मग़फ़िरत की, माफ़ी की भी दुआ मांग रही होती है, और कहती हैं कि मेरी बेटी से गुनाह हो गया, और वो इस अलॉन्ग द लाइंस ये कह रही होती हैं कि ना चाहते हुए इस तरह बेटी से तो गुनाह नहीं हुआ। वह एग्जैक्टली। सो ना माय पॉइंट इज कि माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है कि मेरी बेटी ने, शी हैड एन अफेयर, शी गॉट प्रेग्नेंट, एंड उसकी वजह से वो किसी पे रेप का इल्जाम लगा रही है। आई मीन कम ऑन यार, ये माँ की किस तरह की डिपिक्शन है? मतलब हाउ कैन अ मदर डाउट हर चाइल्ड to the extent to not believe that that child was sexually assaulted? But she's not a very enlightened woman, right? हम जो देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, बहुत enlightened और खातून तो नहीं है। But why can't she have a like conversation with her? Because मैंने और आपने वो कैरेक्टर नहीं लिखा ना, किसी और ने लिखा है, तो उन्होंने ऐसा ही लिखा है। I know, अब ये तो आप वही बात कर रही हैं, मतलब But you're right. I mean, उन्होंने but मुझे ये लगता है कि for a mother to not believe their child, even though the mother is sympathetic towards the child, मतलब एक चीज होती है ना कि माँ, जैसे हम क़यामत में राशिद की माँ को देख रहे हैं, ठीक है जी, नरगिस उनका भी नाम है, वो आउटराइटली आपको नजर आ रहा है कि यार कि उनको कोई उस तरह का, ठीक है प्यार है, बट वो सेल्फ सेंटर्ड है और वो कुछ भी कर सकती हैं। बट इन दिस केस तो ये माँ के जज्बात हैं अपनी बच्ची के लिए, माँ प्रोटेक्ट भी करना चाहती है बच्ची को, माँ ने सपोर्ट भी शुरू में किया अपनी बेटी को, तो ऐसा नहीं है कि वो आउटराइटली उस बात को रिफ्यूज कर दिया उसने, या डिनाई कर दिया, या इग्नोर कर दिया, या उस बात को घास ही नहीं डाली कि यार कि शी वाज सेक्सुअली असॉल्टेड। शुरू में माँ ने इतना स्टैंड भी लिया, शोर शराबा किया, सब कुछ भी किया,
बट उस सारी सिचुएशन के बीच में इस एक एस्पेक्ट पे, सिर्फ इस एक एस्पेक्ट पे कि मेरी बेटी हैड एन अफेयर एंड गॉट प्रेग्नेंट एंड शी वोंट बिलीव हर डॉटर, आई थिंक दैट्स जस्ट it doesn't fall in line with the character that we've seen. That's my problem. Yeah, but that's when falls on the writing, है ना? I think ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा. दूसरा, there's too much focus on फराज एंड हाशिम नाउ. अच्छा, फराज एंड हाशिम की शादी हो गई है. शादी हो गई और वो मुझे ये लगा था कि वो हाशिम कोई डील करके निकला है उधर से जेल से, वो भी ऐसी कोई बात लग नहीं रही. एक सिग्निफिकेंट चीज ये हुई कि शादी की रात पे हाशिम को कोई आवाजें आती हैं, फ्लैशबैक आता है कि छोड़ दो मुझे, कुछ तरह की सिचुएशन, तो वो घबरा के बाहर चला जाता है. बट देन देयर इज टू मच फोकस द नेक्स्ट डे आल्सो व्हेन फराज सेज कि तुम ज़ेबा को अभी तक भुला नहीं पाए. वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं ठीक हो जाऊंगा. लाइक वेयर इज दैट गोइंग, वेयर इज दैट ट्रैक गोइंग, व्हाट्स द रेलेवेंस ऑफ दैट ट्रैक? आपने कहा था देखो. वो मैंने और एक और ट्रैक जो सिराज अंकल का है. हाँ, वो सिराज साहब का जो ट्रैक है वो क्या है? वो मुलाजमा के साथ वो एक अजीब सी वो थी, वो ख्वाब आया शायद उनको, नादिया को, जो कि नादिया को ख्वाब नहीं आया, ही इज एक्चुअली देयर. नो, उठती हैं, ख्वाब आता है तो वो जाती हैं बाहर, तो कोई नहीं होता ना, और वो बाथरूम से निकले होते हैं. आई थॉट नादिया को ख्वाब आया. नहीं वो होते हैं. नहीं वो नहीं थे यार, क्या बात कर रही हैं. तो वो ख्वाब आया नादिया को. मेरे ख्याल है वो होते हैं, दे आर प्लेइंग हर. नहीं, मेरे ख्याल में नादिया को ख्वाब आया. और सर एक छोटा सा मेरी ऑब्जर्वेशन थी. क्या हो सकता है कि ये बिल्कुल इसका कोई मतलब ना हो और बैकग्राउंड ना हो, लेकिन जो रेशमा जो मेड होती है, जब वो सोती है तो उसके कान में झुमका होता है. जब वो उठती है तो कान में झुमका नहीं होता. उठती है मतलब एज इन अगले सीन में? अगले सीन में भी वो लेटी होती है जब नादिया जाती है, लेकिन अगले सीन में झुमका नहीं होता जब नादिया जाती है. हाँ. तो या तो ये इनकंसिस्टेंसी जो कि बहुत होती है. लीगलाइज नहीं, मैं आपको पता है यार. नहीं, लेकिन मैं सिराज साहब से ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो लाउंज में, मतलब क्यों, आप सिराज साहब से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो क्वार्टर है ना, अगर क्वार्टर में से झुमका निकल आता है, कुछ भी हो सकता है. इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट आपने रेज किया जी. बट ये उससे पहले, लेकिन इट कुड बी इनकंसिस्टेंसी. बिकॉज जब मैंने देखा ज़ेबा वाला सीन, जब वो मुसल्ले पे उनकी वालदा बैठी होती हैं, उस वक्त ज़ेबा के हाथों पे नेल पॉलिश होती है, और अगले सीन में जब वो झाड़ू दे रही होती हैं उस वक्त ज़ेबा के हाथों पे नेल पॉलिश नहीं होती. तो ऑब्वियसली वो तो उसका तो कोई बैकग्राउंड नहीं है. इट्स जस्ट बैड डायरेक्शन. हां जी, कंटिन्यूटी. अच्छा, नादिया की रेशमा के साथ ये भी कॉन्वर्सेशन होती है, उसको पैसे भी देती है और कहती है कि तुमने वो करना जो मेरी मर्जी हो. उससे एक शॉट पहले वो उसको अपने दूसरे मुलाजिम को कह रही होती है कि इसको घर भेज दो, शी इज टू यंग. वो नहीं समझ आई. या तो ये बहुत अलग लेवल मिस्ट्री चल रही है. तो मैंने थोड़ा सा देखा, लेकिन मैं शायद ना देखूं अगले हफ्ते. क्यों? बिकॉज और बहुत कुछ हो रहा है जिंदगी में. ठीक है, आप शनाई जो देख लेती हैं. मैं शनाई देख लेती हूँ और मैं शनाई एंजॉय भी कर रही हूँ. ठीक है, तो ये एक बहुत कोई मिस्टीरियस मोड में हम चल रहे हैं. असल कहानी ज़ेबा वाली आगे बढ़ नहीं रही. समत को हम देख रहे हैं, वो अभी भी फ्रस्ट्रेटेड है. वो चाह रहा है, वो कह रहा है मैं ज़ेबा को इंसाफ दिलाऊंगा. मिसकैरेज हो गया है, बट रिपोर्ट, वो ऑलरेडी हॉस्पिटल गए हुए थे, तो हाउ कैन शी नॉट गेट हर रिपोर्ट, मुझे नहीं समझ आ रही. देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस नाउ कमिंग इन माय माइंड. आई होप कि इन सब के ऊपर क्लैरिटी मिले. अगर सब के ऊपर नहीं भी मिलती तो कुछ के ऊपर तो मिले. जैसे ये रेशमा वाला ट्रैक क्या है, जैसे ये हाशिम वाला ट्रैक क्या है, जैसे ज़ेबा की रिपोर्ट का क्या हुआ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डॉक्टर के पास से होके आ चुकी है और वो रिपोर्ट चेंज भी होनी थी क्योंकि इंस्पेक्टर ने भी हमें बताया. तो मिसकैरेज को होना रिपोर्ट को कैसे इफेक्ट करता है, इसके ऊपर क्लैरिटी हम चाहेंगे कि हमें मिले. ऑल आइज ऑन फांस in terms of getting answer to these questions. Your eyes on Phans? My eyes on Phans. Please मुझे इनके सब जवाबात चाहिए, मुझे इन सवालों के. काइंडली अगर कोई राइटर साहब या डायरेक्टर साहब देख रहे हैं या कोई कास्ट में से कोई देख रहा है तो प्लीज हम चाहेंगे कि आप इन सारे सवालों के हमें जवाब दें. दे दें जी. शनाई जी, शनाई का ये है कि हसन शुरू में मुझे लगा था जैसे उन्होंने डिप किया है उसकी इंटरेस्ट लेवल ने मेरे लिए, लेकिन ये 2 एपिसोड्स मैंने बहुत एंजॉय की. और इसके बावजूद कि मैं रमज़ान ड्रामा देख रही हूँ फिर भी मैंने एंजॉय की, विच सेज अ लॉट फॉर द ड्रामा. पहली बात तो ये कि देखें, कोई भी हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है, दुनिया में इस्टेब्लिश है कि कहानियाँ 12-14 ही हैं, वो बार बार रिसाइकिल होती हैं. तो कहानी कोई ऐसी बहुत ही अनहोनी या बहुत ही वो नहीं है ओरिजिनल. वो ये ना जो फैमिली है और उसके बीच में प्यार भी है और पॉलिटिक्स भी है और ऑल दैट. अच्छा, कहानी पहुंची कब तक, कहाँ तक है आपने बताया नहीं? कहानी बता रही हूँ ना. मतलब बोले ना कर दिया मैंने तो कहानी जो है वो बेसिकली वही है. कहानी इनको इंटरेस्टिंग क्या बनाता है, कैरेक्टर्स. अब इसके कैरेक्टर्स सब बहुत मजे के हैं, स्पेशली कुछ जो 3 कजन्स हैं,
जिनमें एक साइमा है और एक दो और लड़कियां, उनके नाम मैं भूल जाती हूँ, उनका जो कॉन्स्टेंटली प्यार के बारे में बातें करना, और अब खाला जो है पुप्पी जान, बेबी पुप्पो, कहती है मैं रात को सुन रही होती हूँ तो मुझे बताओ मैं मदद करूंगी। आई थॉट दैट वाज अ वेरी सत्ते पे सत्ता मोमेंट, यू नो, कि सब पड़ी हैं अपने बिस्तर में और अपने बॉयफ्रेंड को याद कर रही हैं गद्दे पे, एक सोफे पे। इट वाज वेरी क्यूट, वो बड़ा क्यूट है। मिराब और वक्त ऑफ कोर्स उनकी रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे ऐसे गई है कि मिराब ने कहा कि तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम मुझसे करना चाहती हो शादी और पसंद करती हो। तो वो कहती है हाँ करती हूँ, तो मतलब अच्छा, हाँ करती हो तो कर लो जो करना है। अच्छा, अब ये है कि तो ये सब कुछ बड़ा अच्छा है। आई लव द रिलेशनशिप बिटवीन बख्त एंड हर फादर, वो बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है और ऐसी बेटी और बाप के बीच में और दिखानी चाहिए ताकि लोगों को इंस्पिरेशन हो कि यार। बट वो शेख साहब का कैरेक्टर गुस्से में रहते थे पहले काफी। नहीं, वो बेटी के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं बैठ के, मतलब है कि तुम जो ना यूर इट। तो ये सब कुछ बड़ा अच्छा है। कैफी का बहुत, फूफा जान का बहुत अच्छा कैरेक्टर है। अभी भी वो कर रहे हैं जी, वो कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली इंट्रीगें कर रहे हैं। और उन्होंने मजे की बात ये कि इनका जो बेटा एहसन है उसको खाला की बेटी ने पसंद किया। वो आपने देखा था। खाला ने रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, कहा है कि बिल्कुल नहीं, जैसा निकम्मा उसका बाप है वैसा ये खुद होगा। खुद भी घर दामाद बन जाएगा, ना वो उसने पढ़ाई पूरी की है ना नौकरी उसके पास, फॉरगेट इट। रिजेक्शन हो जाती है। राफे जो है वो पेशकश लेके आता है फॉर कैफीज डॉटर, मैं नाम नहीं मुझे याद आ रहा, तो कैफी साहब जो है बहुत ज्यादा लोकी ने ना, तो कैफी साहब रिजेक्ट कर देते हैं कि सवाल ही नहीं। हाँ जी, कि तुम अगर मेरी बेटी के इर्द गिर्द नजर है मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। क्यों कैफी ने? क्यों? उन्होंने कहा कि तुम तो, कहा उन्हें बड़ी बुरी सी बात की कि तुम जो हो ना तुम्हारे आगे ना पीछे ये टीम से, और पता नहीं क्या करते हो, कैसा बिजनेस है, तो दफा हो जाओ यहाँ से। और मेरी फेवरेट जीक्यू एके मलिहा, मलिहा, उन्होंने कहा कि मैं मलिहा मलिहा ड्रामा नहीं देख रहे, मलिहा मलिहा याद है। मलिहा। हाँ जी, मलिहा की जिंदगी में क्या हो रहा है बताएं? मलिहा की जिंदगी को कैफी ने कहा है कि तुम जो हो कहती रहती हो करती कुछ नहीं हो, तो उसने कहा कि अच्छा अब मैं स्कीम बनाऊंगी। सो वो अपनी स्कीमों पे लगे हुए हैं, बट मजे का है। और जो हमारी होम रेकर है, जो मैन ईटर है समरीन, उसका फियांसे आ जाता है। अच्छा, अब इस पे कमेंट ऑन मिराब। मिराब जो है वो इंतहाई स्वीट है, बहुत ही स्वीट है, बहुत तमीज़दार है, लेकिन देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन स्वीट एंड स्टूपिड। मतलब अगर तुमने देख लिया है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसका मंगेतर तुम्हारी शादी पे आ गया है, मेहंदी पे, तुम्हें उसने बताया और तुम्हारे सामने उसको आई लव यू भी कहा है, वो हाथ में भी हाथ पकड़े बैठी है, तुम्हें वो कह रही है कि मैं मेरी हुई है मंगनी इसके साथ, लेकिन शादी मैंने तुमसे करनी है, तो अपनी शादी तोड़ो, मुझे तुम पे यकीन नहीं है तो मैं उसके साथ भी तोड़ूंगी। एंड ही बिलीव्स हर कि हाँ ठीक है, ये तो मेक सेंस। अगली एपिसोड में ये वो भी कह रही है कि मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने तो वक्त को नीचा दिखाना है। उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, वो अजीब सा बेचारा। ये तो अफान से पूछना पड़ेगा। हाँ, स्वीट सा है। ये तो अफान से पूछना पड़ेगा कि अफान जा चुके हैं लाहौर। अच्छा, क्योंकि ईद की छुट्टियों से पहले, और अब वो ये अफान का इंटरव्यू मैंने क्यों नहीं किया? आपने किए पिछले 2-3 इंटरव्यू, अब फिर आप इंटरव्यू करना चाहते हैं? मैंने एक इंटरव्यू किया है सिर्फ, वो भी हिरा और अफान का इकट्ठे आपने किया है, और उसके बाद आपने अब फिर आप अफान का इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो मैं क्यों नहीं? मतलब आप कर लें, आप मुझे मौका नहीं दे रही अफान का इंटरव्यू करने का, क्या वजह है? आप हमेशा मुझे कहती हैं कि मैं इंटरव्यू हॉग करता हूँ, इसका भी मैं कर, ये अफान का इंटरव्यू आप मुझे नहीं करने देती। आप कर लें, आप बिल्कुल कर लें। नहीं, आप ये तो अभी आप एमी ऑन कैमरा कह रही हैं। नहीं, मैं आपको तू कैमरा बंद होना था, पकड़े गए। नहीं, आप बिल्कुल कर लें। तू कैमरा बंद होना। मेरी फिरोज से भी बात हो रही थी, मैंने कहा फिरोज अब क्या करना है, इंटरव्यू तो बनेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ खुदा मोहब्बत या इन द मिडिल, तो कहता हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा जाहिर बात है हम ही दोगे ना, तो मैंने कहा मैं नहीं करूंगी इस दफा, हसन करेंगे। तो आपको आप वो तो ऑन कैमरा फिरोज से मेरी कमिटमेंट हुई है। नहीं, अब 4 इंटरव्यू के बाद तो जाहिर है मैं नहीं करना ना फिरोज का इंटरव्यू, मतलब अभी भी अगर आप करना चाहती हैं तो ठीक है। नहीं, आपको करना चाहिए। नहीं, मैं जो बात सही है तो अफान का फिर मैं कर रहा हूं। आप कर लें, बिल्कुल। मुस्कुराहट आ गई। नहीं, आप कर लें। मेरे और ज़ीक्यू और अफान के डिनर प्लान्स हैं, आप बेशक करें। आप इंटरव्यू करें, मेरा ज्यादा मकसद। अच्छा ज़ीक्यू, मैंने आपके नाम रट लिए, मैं जाके अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोला, मैं इसके शनाई के जाके किस्तों के ढूंढ के स्निपेट्स निकाल के बीच में से ढूंढा कि किसी पॉइंट पे आपके कैरेक्टर को क्या कहा है, मलिया का है, जब तो मुझे पता चला है। नादरा का मैंने जाके क़यामत में जाके नाम ढूंढा, सब कुछ किया, और आपने अपने डिनर प्लान्स में मुझे मतलब है कि पूछा भी नहीं, सूखे मुंह भी नहीं मुझे पूछा, वो भी मेरे उस स्वीट मैसेज के बाद जो मैंने पिछले एपिसोड। डिनर प्लान उससे पहले बने थे, लेकिन मैं आपको भी उस पे इनविटेशन दे दूंगी। नहीं, अब क्या फायदा, अब तो मैंने आने नहीं नहीं आएंगे। दिल टूट्स।
लें जी, देख लेते हैं फिर हसन इस डिनर पे जाते हैं कि नहीं दिल टूट्स, मगर जी आप बेशक इंटरव्यू करें, आपको पता है काम से वैसे मैं भागती हूँ। नहीं अफान का मैं तो देख नहीं रहा शनाई जी, मैंने देखा नहीं तो अनफेयर होगा। उनका एक और ड्रामा भी आ रहा है, बल्कि 2 ड्रामे आ रहे हैं। But I really love Afan. He's a thorough gentleman. I think he's a very well-read person. He's a great guy. इसलिए मैं इंटरेस्टेड भी उनसे बात करने में, बिकॉज वो बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी और बहुत इंसाइटफुल बात करते हैं। नहीं एक बार मैं अफान से मिला था गलती के सेट पे। अफान और हिरा का मैंने इंटरव्यू किया था और अफान से मेरी ऑन एंड ऑफ फिर बात होती है। ग्रेट गाय थोरो जेंटलमैन जी, तो ठीक हो गया। तो हम देख लेंगे फिर इंटरव्यू के मामले में क्या होता है। डिनर पे तो ऑब्वियसली मैं नहीं जा रहा। नहीं आप जा रहे हैं हसन? नहीं मैं नहीं दूंगा। हसन 3 लोग तो नहीं जाते ना डिनर बुलाएंगी अब खाने पे मैं बुला रही हूँ। नहीं अब मुझे जब जीक्यू बुलाएंगी तो मैं जाऊंगा। जीक्यू बुलाएंगी तो मैं आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है वैसे। मैं नहीं आऊंगा। नहीं आएंगे? मैं नहीं ठीक है राज ने बोला था ना सिमरन को, मैं नहीं आऊंगा। और पकड़ चला गया घंटी लेके जाके बैल को बांध। तो आप भी पहुंच जाएंगे। मुझे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये लगा कि जब वो ये जो बैल वाला जो सारा सीन था ना कि वो घंटी बजी हुई, वो सिमरन इज डे ड्रीमिंग। वो तो गाना जब खत्म होता है और फिर वो राज एक्चुअली वहां पे होता है, तो मैंने कहा अच्छा ये पहुंच गया मतलब। एनीवे तो आप भी पहुंच जाएंगे, घंटी लेके ना पहुंचिएगा। लेकिन जी अच्छा, शनाई से रिलेटेड मैं एक क्विक कमेंट करना चाहता हूँ रमजान ड्रामों के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने इश्क जलेबी के हमारे रिव्यू के बाद ये बोला कि वो दे आर एंजॉयिंग इश्क जलेबी। मेरे ख्याल में हमने कभी स्पेशली मैंने ये बात नहीं की थी कि इश्क जलेबी मैं एंजॉय नहीं कर रहा या मुझे पसंद नहीं है। इश्क जलेबी बहुत मजे का है, बहुत जबरदस्त है। बट इन टर्म्स ऑफ मैं एंटरटेनमेंट वैल्यू कह रहा था कि मुझे पर्सनली चुपके से मैं ज्यादा एंटरटेनमेंट वैल्यू डिराइव करता हूँ। तो ये मेरा एक जाती ओपिनियन है और मेरा ये जाती फैसला है। अगर आपको इससे आप डिसएग्री करें तो आप बिल्कुल डिसएग्री करें, बट मेरा चुपके से ज्यादा एंटरटेन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं इस जलेबी को पसंद नहीं करता। ये आपने बड़ी 2 गलत चीजों का मुवाजना किया जो आपको नहीं मुवाजना। मैं आपको बताऊं मेरा क्या एनालिसिस है इन तीनों का, कि ताना बाना मैं नहीं देख पा रही बिल्कुल भी। ताना बाना मुझे उस तरह से इम्प्रेस नहीं करा जैसे शुरू में किया था। जो इश्क जलेबी है ना, मुझे लगता है जैसे कि मुझे इट्स लाइक स्टेबल, वो एक ही उस पे चलता है। आप किसी भी टाइम पे ये नहीं फील करते कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है या बहुत कम हो रहा है या मैं फॉरवर्ड करूँ। वो बड़ा अच्छा स्लो एंड स्टेडी चल रहा होता है। जो चुपके है ना, उसके हाई पॉइंट्स बहुत हाई हैं और अनोइंग पॉइंट्स बहुत अनोइंग हैं। कुछ हैं, उस पे बाद में आएंगे। क्या है मतलब अभी नहीं बता रहे, अभी कर लें बात। तो अब ये रमजान ड्रामों की शाहरुख को बोलेंगे कि इसको एक चैप्टर बना दे रमजान ड्रामों का चैप्टर शनाई के बाद। तो हम ये क्विकली बात कर लेते हैं जी। तो उसमें चुपके में ये कि आई लव कि जो उस्मान खालिद भट्ट और आयजा खान के सीन्स होते हैं, मतलब फाज और मीनू के, वो बहुत क्यूट हैं। जिस तरह वो कमरे में घुस आते हैं, फिर जिस तरह वो कहते हैं कि हाँ कर लो जो करना है, भगा सकता हूँ मैं, या हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं निकाह में हो। मतलब बहुत क्यूटनेस है, वो बहुत क्यूटनेस है। इवन मीशा और हादी, उनकी भी बहुत क्यूट रिलेशनशिप है। इवन वलीद और जन्नत, मतलब है कि सबकी रिलेशंस बड़ी क्यूट हैं। और अब मानी और अली सफीना का जो कैरेक्टर है मिस्कीन, मानी और मिस्कीन की डायनामिक। अच्छा, मुझे मानी बॉर्डरलाइन इज अ बिट ओटीटी फॉर मी। अच्छा, हाँ, एज अ कैरेक्टर ही इज अ बिट ओटीटी फॉर मी। मतलब मिस्कीन आई कैन रिलेट टू, एक दामाद जो था ना वो काफी था मुश्किल, लेकिन मानी मुझे कुछ बहुत ज्यादा हाइपर, मुझे थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट होता है। अच्छा जी, मुझे फनी लग रहे थे दोनों की मोमेंट्स। बट ये देखिए, मेरे ये पता है एक चीज है, मैंने नोटिस किया कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने ये कहा कि चुपके इज टू मच फॉर देम। हाँ, सो इट इज अंडरस्टैंडेबल। कुछ लोगों का जो होता है ना वो थ्रेशोल्ड, हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा होता है यार कि उनको चीजें ओवर लगती हैं, विच इज कम्प्लीटली फाइन। इसमें कोई वो नहीं है, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है देखने का। मुझे जो है वो थोड़ा ओवर द टॉप नहीं अच्छा लगता है। पूरा बचपन आई सॉ अब्बू यूज्ड टू लव Laurel and Hardy, and then he used to love Three Stooges and Mr. Bean, और बच्चे भी देखते थे, they used to love it, और मैं कहती थी oh my God, आप लोग ये कैसे बर्दाश्त करते हैं। बट ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जिसको जो पसंद है वो देखे। हाँ, बट फिर एक लाइन आगे जब ये चले जाते हैं कुछ हमारे बिलवेड व्यूवर्स, और फिर ये कह देना, जिस पे मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया, कि आप चुपके की तारीफ इसलिए करें क्योंकि उसमें बड़ी कास्ट है और इस जलेबी में कास्ट इतनी बड़ी नहीं है। ये आपके दिमागों में जो फितूर है ना, फितूर, इस फितूर का मैं क्या हल निकालूं? कौन से ऐसे टीके हैं मार्केट में मिलते हैं जो मैं आप सब लोगों को लगाऊं, जबकि आप लोगों के ये नेगेटिव, मतलब इस जलेबी में वहाज है, वी लव वहाज, हमने वहाज की हमेशा बहुत तारीफ की है,
जहां तक वहाज के इंटरव्यू का ताल्लुक है, Are you really going to give this explanation? हाँ, वहाज के जहां तक इंटरव्यू का ताल्लुक है, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स पूछते हैं वहाज का इंटरव्यू क्यों नहीं करे। आमना पिछले 3 महीने से वहाज के साथ इन टच है। मेरी कॉन्वर्सेशन एद वफा के टाइम पे भी हुई, उसके बाद भी काफी अरसा होती रही। वहाज इज एक्सट्रीमली बिजी। मदिया से मेरी ऑलरेडी बात चल रही है, हमने टाई अप किया हुआ है। शी इज ऑल्सो एक्सट्रीमली बिजी क्योंकि इस जलेबी की एपिसोड शूट हो रही है लगातार, इवन राइट नाउ एज वी स्पीक। उन लोगों के पास सांस लेने का भी टाइम नहीं है, वो लोग अभी दिन रात डबल कैमरास चल रहे हैं, डबल शिफ्ट में वो लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा आप लोग सोच भी कह सकते हैं। कवि साहब इज देयर इन इस जलेबी एज वेल। नूर भाई हमारे इतने फेवरेट हैं, हम इतना प्यार करते हैं, हमेशा उनकी इतनी तारीफ करते हैं। मैंने तो ये भी बोला कि आशिक हुसैन जो उनका कैरेक्टर है इज वन ऑफ द मोस्ट बिलवड ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स दैट आई हैव सीन इन रीसेंट टाइम। सो अडोरेबल। इरसा जी हैं, महमूद साहब हैं, काशिफ महमूद साहब हैं, इतने लोग हैं वहां पे उस ड्रामे में। आप लोग ये आप लोगों की सोच आना और ये दिमाग में भी ये आ जाना कि यार इस जलेबी को हम वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे क्योंकि कास्ट बड़ी नहीं है। आप लोग क्या 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 खाते हैं सहरी में? क्या खाते हैं आप लोग? क्या खाते हैं अफ्तारी में? अच्छा हौले हो जाओ, इस जलेबी पे आते हैं। आई थॉट इट्स अगेन, मुझे मज़ा आता है देख के, बहुत मज़ा आता है देख के। इसमें ये होता है कि जी बेला की मंगनी हो गई है जी। और बेला की मंगनी जो है उसके बीच में रिजल्ट आता है ताया जान का, ही इज कोविड पॉजिटिव। पहले वो कमरे में होते हैं, अब वो आइसोलेट हो गए हैं और लोग सारे हो गए परेशान और बाहर मंगनी के मेहमान आए हुए हैं। कहते हैं नहीं बताना नहीं किसी को, कहना डायरिया उनको हो गया है। तो ये सीन चल रहा है। छापा पड़ता है पुलिस का और पुलिस दूल्हे को ले जाती है। अच्छा मेरा अपना ये ख्याल है कि जो है ना बासिम, उसने फ़ोन किया है पुलिस को इंस्टिगेट करने के लिए। तो ये बड़ा बहुत ही लवली डेवलपमेंट, बहुत ही मज़े का उन्होंने पूरा सेटअप ऐसा बनाया कि बिलीवेबल है, रिलेटेबल है, कैरेक्टर्स बहुत फ़नी हैं। इरसा गज़ल जो है वो पार्लर खुलवाती हैं क्योंकि लॉकडाउन में बंद होता है और चौकीदार बाहर से ताला लगा के भाग जाता है, तो शी कुडंट मेक इट टू द मंगनी। तो वो जो उनकी अंग्रेज़ी और पंजाबी निकलती है भाई ब्रिलियंट। मैंने ये वाली एपिसोड अभी तक नहीं देखी बिकॉज मैं वेट कर रहा था कि वेडनेसडे के लिए आई मीन थर्सडे जो हमारा हॉट रिव्यू आता है फ्राइडे को, उसके लिए मैं देखूंगा। बट आई विल ऑब्वियसली कैच अप। बासिम जो है, आई हैव टू से वहाज की एक्सप्रेशंस आर स्पॉट ऑन। वहाज की एक्सप्रेशंस आर स्पॉट ऑन। उसको एहसास हो गया कि उसको बेला जो है वो पसंद है, मगर हिम्मत नहीं हो रही कि वो क्या कहे और कैसे कहे। बेला जो है मदीहा वो हसीन लग रही होती है अपनी मंगनी पे, हसीन तरीन। मैंने वो पिक्चर्स देखी। हाँ, और जब वो तैयार हो रही होती है तो जब वो देखता है उसको आके शीशे में, जब पहली नजर पड़ती है तो उसी पे वो बिल्कुल उसको फिर एकदम इट हिट्स हिम इन द फेस। तो अच्छा मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें विक्की और बेला साथ में बैठे हैं। नहीं जी, विक्की बीच में बैठ जाता है आके। अच्छा वैसे बैठ जाता है विक्की फंस के बैठ जाता है उनके बीच में और फिर भी बासिम जो है दूर खड़ा होता है। ये मैंने एंड की 2 किस्तें नहीं देखी, ये मैं देखूंगा। लेकिन आप जरूर कैचअप करें। नहीं मैं ऑफ कोर्स मैं देखूंगा अगले रिव्यू से पहले। हसन बहुत सेंसिटिव भी है कि जो वालिद साहब हैं वो कोई कहता ना कि ओ तुसी ते बददुआ दे के तो रफाकत है बड़ा वाला, हाँ रफाकत बीमार ही हो गया है, तो वो कहता है कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को बददुआ नहीं दे सकते, नाराज जरूर हो सकते हैं, बददुआ नहीं दे सकते। इट्स वेरी गुड। तो वो बैलेंस है इसमें, ह्यूमर का और ये सेंसिटिविटी का एक अच्छा बैलेंस है। बिल्कुल। तो जस्ट बिकॉज आपको चुपके चुपके अच्छा लग रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि इस जलेबी अच्छा नहीं है। जी, दोनों एक ही इंसान ने लिखे हैं ड्रामे और बहुत खूबसूरत लिखे हैं, मगर उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी यही कहा था कि वो फुल ऑन ह्यूमर है। इसमें देयर इज अ बिट ऑफ फैमिली ड्रामा। इट वाज अ ट्रिब्यूट टू हर फादर इन लॉ साइमा अकरम चौधरी एंड मैं बहुत एंजॉय कर रही हूं। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਫੋ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ। अच्छा फुੱफो बनन दी एक और गल भी है, मेरा भी एक शिकायत है व्यूअर्स नाल। शिकायत ये है कि यार, एंड दिस इज एड्रेसिंग ऑल व्यूअर्स, मैं और हसन दोस्त हैं और बहुत सालों से दोस्त हैं। इससे पहले कि आप हसन को जानते हैं हम दोस्त थे, इससे पहले कि आप मुझे जानते हैं हम दोस्त थे। तो अगर हमारा मजाक चल रहा है ना तो अगेन आपकी लाइन तो ज्यादा फुप्पी ना बनो, अब फुप्पो ना बनो। पहली बात, जीक्यू का इंटरव्यू जिन लोगों ने देखा, जीक्यू और मैं पिछले 25 साल से एक दूसरे को जानते हैं। वी नो ईच अदर बेटर, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। If you don't understand our friendship, it's okay. Please don't post ridiculous, mean comments. I will just delete and block. अच्छा, ये एक बड़ी आमना ने इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी की है कि बहुत सारे जो हमारे इंटरव्यूज भी हो रहे होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि कैमरा ऑन हुआ और वो वाला पार्ट आप लोग देख रहे हैं, राइट? हम जाते हैं, किसी से मिलते हैं, गपशप होती है, सलाम दुआ होती है, फिर कैमरे ऑन होते हैं, फिर हम इंटरव्यू करना शुरू करते हैं, फिर कैमरे ऑफ होते हैं, फिर उसके बाद भी हमारी कॉन्वर्सेशन होती है। उस इंटरव्यू से पहले 3, 4, 5 दिन, हफ्ता हमारी उनसे बात चल रही होती है, इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू कब करना है, क्या नहीं करना। तो
इवन दो कभी कभी शायद आपको ऐसा लगे कि इंटरव्यू के दौरान कोई इस तरह की बात हो गई है एक्सप्रेशन से या किसी एक पर्टिकुलर बात से कि यार कि शायद थोड़ा रूड हो गए हैं या इनको क्या आपस में चल रहा है, या आमना और मेरे केस में शायद आपको लगता है किसी ने कमेंट किया कि रमजान है लेकिन आमना और हसन के बीच में क्यों लड़ क्यों रहे हैं आप लोग, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आमना और मैं ऑफ कैमरा दिन में को 50 बार वैसे भी बात करते हैं, फिर कैमरा रिकॉर्ड करने से पहले बात कर रहे होते हैं, बाद में कर रहे होते हैं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। इवन दो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि आपको लगे, बट यू नो डोंट थिंक लाइक दैट। अंडरस्टैंडेबल, प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस। और सिर्फ ये कहना है, इवन इफ यू वांट टू क्रिटिक पोलाइटली, वी विल लिसन and we will look into it कि शायद कभी कभी हम ज़्यादा कर जाते हैं, but if your comments are going to be below the belt and mean and rude and offensive, we will delete and block you। हाँ ठीक है, वो तो उस बात पे तो वो तो मैंने पहले ही कहा कि वो इतना खूब। अब तो मैंने आपने नोटिस किया होगा कि मैं जवाब नहीं देता, मैं डायरेक्ट टक टक। वो क्या मुहावरा है पंजाबी का, माँ को लो हेजली पप्पा कुटन, यही है ना, कुछ ऐसा ही है, तो पप्पे कुटन बनने की आपको जरूरत है। ठीक हो गया। अच्छा, ताना बाना की क्विकली मैं ये बात कर लूँ क्योंकि हमने बाकी ड्रामों की भी कर ली, तो ताना बाना का मुझे जो उसकी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये लगती थी कि जब दानियाल और अलीजा की, मुझे जो लगता था अलीजा और दानियाल की आपस में केमिस्ट्री बड़ी, मुझे लगता था, अगेन मैं आप क्योंकि कि मुझे लगता है उनकी केमिस्ट्री, तो ये ड्रामा उस बारे में होगा, तो वो मुझे नहीं नजर आ रहा। ड्रामे में अलीजा की केमिस्ट्री पूरे घर वालों के साथ आपको बनती नजर आ रही है, बट मियाँ के साथ नहीं आ रही। जो क्यूट मोमेंट्स हम जैसे देखते हैं वहाज के और मदिया के जो बयान हम देखते हैं, उनके रोमांस को जो बनते हुए देखते हैं, मीनू और फाजू के देखते हैं, हादी मिशा के देखते हैं, वो मिसिंग है ताना बाना में बिटवीन द लीड कैरेक्टर्स Zain or Zoya. Maybe that's the difference between an experienced cast and an inexperienced cast. No, but it's not about, it's the writing. You think so? It's the writing. There is too much focus on Zoya's relationship with the rest of the family. And in one point, granted, Zain कहता भी है कि तुम मुझे नहीं, मतलब attention उस तरह से नहीं दे रही, पूरे खानदान के लिए कपड़े ले आई, मेरे लिए कुछ शर्टें नहीं लेके आई, वो मुझे उसका बिहेवियर समझ में नहीं आता जोया का। और वो अगर अब 18-19 किस्तें तो हो गई, अगर एंड की 5 किस्तों में आपने वो रोमांस दिखाना है लीड कैरेक्टर्स के बीच में, 2 लीड जो कपल के बीच में, तो वो मेरे ख्याल में ज्यादती है थोड़ा व्यूअर्स के साथ। अदर देन दैट आई थिंक अब जो जोया का पूरा जो ये फोकस है घर के कामों की तरफ, फौजिया का जो एटीट्यूड है जोया की तरफ, वो फौजिया का एटीट्यूड इज गेटिंग टू मच। मैंने वो चटनी वाला सीन देखा था, वो आई थॉट वाज रियली अनफेयर। एंड हर बंदा जोया फौजिया को भी कह रहा है, जो फौजिया के अपने जो इश्यूज हैं, बाय द वे एक्सीलेंट एक्टिंग बाय जवेरिया बासी, जो भी रोल करती हैं वो बहुत खूबसूरती के साथ निभाती हैं, उनसे कोई कंप्लेन नहीं है। बट जिस तरह से ये फौजिया का कैरेक्टर लिखा गया है, मुझे फौजिया का कैरेक्टर अनोइंग लगता है जी, और उस वजह से फिर वो जो इंटायर डायनामिक अजीब सी पूरे घर की हो जाती है। वो कैसे याद आया हसन, आगे चलें, असल सीरियस ड्रामे तो रहते हैं। ठीक है, तो ये रमजान ड्रामों पे एक तबसरा था, बाकी डिटेल एज इफ डिटेल में बात हमने नहीं की, बाकी बात बट अगेन लॉट्स ऑफ लव गोइंग आउट टू फहाज एंड मदीहा and also to Usman Khalid Butt and Aiza, because they're really holding both. To Ayman and the rest of the cast as well, of course. And but as lead couples, ये दोनों I think Ayman and Arsalan are also leading in there. उनकी बड़ी second leads हैं। अच्छा, मगर इन दोनों का रोमांस बहुत क्यूट है। हाँ, बहुत क्यूट है, इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। वही मैं यमन से इंटरव्यू में जो पूरी बात हुई यार कि पहले ही ड्रामे के बाद आप ना इस तरह का फीडबैक आना कि मीम्स बनना शुरू हो गई और एक इतना ओवरवेलमिंग फीडबैक, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एनीवे फाइनली जी मूविंग ऑन टू खुदा और मोहब्बत। क्या कहते हैं आप इस एपिसोड के बारे में? मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। और नोट्स आपने लिखे हुए आज? नहीं, मैंने नोट्स नहीं लिखे हुए। अगर आप हाशिम नदीम साहब की वो नोट पढ़ रहे हैं तो मैंने पढ़ लिया है जी। हाँ जी, मैंने पढ़ लिया है। वो पढ़ा आपने? हाँ, ऑफ कोर्स हसन, मैं भी उसी सोशल मीडिया स्पेस में रहती हूँ जिसमें आप रहते हैं। लेकिन मैं उसको दोबारा एक बार उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं एक बार क्यों पढ़ के सुनाना चाहता हूँ ना, इसकी बड़ी रेलेवेंस है। ऐसा भी ऐसी रेलेवेंस है, ये आप अपने लिए पढ़े, मेरे लिए नहीं, मैं तो इसी उसके ख्याल की थी। अच्छा, ये आपके लिए जरूरी है पढ़ना। नहीं, आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं, और तुसी मुकर ना जाओ। नहीं, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। Maybe we've read the both different things पढ़े। अच्छा मैं वो पढ़ा जो, अच्छा बेसिकली जो, इससे पहले कि मैं हाशिम भाई के नोट की तरफ आऊँ, मेरी और आमना की बहुत लंबी डिबेट और कॉन्वर्सेशन इस पे हो चुकी है। फरहाद हीरो है नहीं है, उसके एक्शन सही है क्या नहीं, वी विल नॉट गेट इनटू दैट टुडे।
because there's a lot more that has happened in the episode. I thought that this was a really strong fantastic episode. Oh my god, fantastic episode. I mean, the kind of drama that we saw unfold in this episode was like monumental. ऐसा था कि आप 2 सेकंड के लिए भी आपका आप रुके हुए थे कि अच्छा अब क्या और बड़ी खूबसूरती के साथ वो सैयद वजाद हुसैन ने एंटिसिपेशन बिल्ड की बिल्कुल। वो आए, फकीरा गई तुझे बुला रही है, दिलावर वहां पे बैठा हुआ है, दिलावर कह रहा है किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल। वो निकला है, उसने कहा कि अभी किसी कोई देख लेगा तो मेरे पीछे, इवन तो वहां पे गार्ड देख रहे थे, मुझे लगा, बट एनीवे फकीरा ने कहा कि मेरे 2 कदम पीछे ही आई। वो जाता है, काफी लंबी वॉक करके एंटिसिपेशन बिल्ड हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी माँ ने ढूंढना शुरू कर दिया है, उधर कपड़े वाली बैठी हुई है जोड़े लाके, ब्यूटीफुली एक्सिक्यूटेड। पहुंचा जो जी फरहाद हमारा पहुंच जाता है लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी जब वो पहुंचता है और हमारी जो हीरोइन है वो खुदा और मोहब्बत का किताब निकाल रही होती है, क्या सीन, सुनहरे अल्फाज में हाशिम भाई का नाम लिखा हुआ है किताब के ऊपर, ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट टू द राइटर। और वो उसने किताब निकाली और वो देखने लगती है, और वो तस्वीर अपनी उसी किताब में, खुदा और मोहब्बत की किताब में, ये सिग्निफिकेंस चेक करें आप, सिंबलिज्म चेक करें, उसी में एक तस्वीर रख देती है, फरहाद आ जाता है। हाँ जी। अब वहां पे जी हुई कॉन्वर्सेशन फरहाद और माही के बीच में, जिसके ऊपर मैं तो कहता हूँ कि हम पूरी एपिसोड डेडिकेट कर सकते हैं। 2 सवाल है मेरे आपसे उस कॉन्वर्सेशन को लेके। पहला सवाल ये है कि जब फरहाद को माही ये कहती है कि मैंने कभी तुम्हें इस तरह की इंडिकेशन नहीं दी कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया, सब कुछ हो गया है, वो एक्नॉलेज कर जाता है। वो उसको कहता है कि ठीक है, माना कि कभी तुमने मेरे से मोहब्बत की बात नहीं की, माना कभी तुमने मुझे किसी किस्म का कोई दावा नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे दिल क्यों धड़कता है तुम्हारे नाम से। मुझे ये बताएं, इसमें माही का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है। अगर तेरा दिल धड़कता है चाचू, कोई कसूर नहीं तो वो क्या करे? कोई कसूर नहीं है। पहली बात ये। बिल्कुल। दूसरी बात ये, बहुत खूबसूरती के साथ फिरोज ने एक्ट किया, बहुत खूबसूरती के साथ इकरा ने इसको एक्ट किया। यार इस परफॉर्मेंस के बगैर ये सीन हो नहीं सकता था। ये बहुत, दोनों ने बहुत खूबसूरती के साथ माही को और फरहाद को, जो उनके इमोशंस, माही की दोनों की आंखें, मैं अब माही रानी कहूंगी, माही रानी की आंखें, और फरहाद बाबू, फरहाद बाबू है ही नहीं, बिल्कुल देव बाबू है ना वो, तो फरहाद नहीं बाबू नहीं है ना वो। अच्छा ठीक। और फरहाद जो है उसका, फरहाद का पूरा डिमीनर, लेकिन माही रानी की आंखें, ओहो, दोनों ने बड़ी खूबसूरती के साथ किया, बड़ी हीट थी इन दैट मोमेंट ऑफ कोर्स। तो वो हुई। अच्छा, दूसरी जब पूरी कॉन्वर्सेशन होगी और वो उसको बददुआ देने से पहले कहता है कि ये जो तुमने बुर्का पहना हुआ है और ये सारी चीजें, ये किसी और के लिए जाके रखना। So Farhad knows that Mahi is lying to him, and is Mahi actually lying to him? Because on paper, if you see, and now I want to address another thing. How does Farhad know when he tells Mahi कि ठीक है तुम भी वैसी निकली, materialistic ये वो? How does he know that Taimur doesn't love her as much as he loves her? Taimur also. He doesn't. Why do you forget that this is a young kid? You see, what we don't think about Farhad, हम सोचते हैं कि जी ये देवदास के लेवल का आशिक है, जो कि एक शादीशुदा या एक एक्सपीरियंस्ड एक मर्द है, या ये एफए कर रहा था, ड्रॉप आउट एफए है, तो ही मस्ट बी व्हाट 19-20 इयर्स ओल्ड। ये बिल्कुल बच्चा है, इसको नहीं समझ इन बातों की, वो मिस रीड कर रहा है चीज़ों को। वो ये थोड़ी सोच रहा है कि तैमूर करेगा, उसको प्यार करता होगा या नहीं करता होगा, या मेरे पीछे नाहीद मुझे प्यार कर रही है, या मेरे आगे सज्जल मुझे प्यार कर रही है। वो सिर्फ अपनी नजर से देख रहा है, इतनी सी उसकी दुनिया है। ये तो आज आप वो बातें कर रही हैं जो मैं करता हूँ हर बार। नहीं, आज क्या हो गया ना, वो तो नहीं लग गया। इस एपिसोड में ऐसे वो स्पिल ओवर हुई हैं, जो उसने बद्दुआ दी है वो कहीं से नहीं बनती जायज, कहीं से भी वो जायज नहीं बनती। कि कोई भी इश्क में आप अपने महबूब को बद्दुआ तो नहीं देते ना। तो आप मानती हैं कि फरहाद फिर एक, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहूंगी। आप क्यों डिफाइन करना चाहते हैं ब्लैक और व्हाइट? मैं ब्लैक और व्हाइट डेफिनेशन सेव करती हूँ। इब्तिदाई इश्क है हसन, रोता है क्या? तैयारी करके आई है। तैयारी की क्या बात है? आपने नहीं पढ़ी मीर तकी मीर की नज़म? में पढ़ी तो बस फिर तो मतलब है कि अभी तो शुरुआत है यार, छोटा सा लड़का है वो, उसको नहीं समझ, उसकी इश्क की बिगिनिंग है ये। उसको ये पता कि बस मैंने ये लड़की देखी है, इसने मुझसे दोस्ती की है, दोस्ती को वो मोहब्बत इश्क समझ बैठा है और अपना दिल दे बैठा है। माही का क्या पर्सपेक्टिव है इस पूरी सिचुएशन? माही भी तो छोटी है ना यार, उसको भी नहीं समझ आ रही, वो कितनी कंफ्यूज्ड है, उसने जो बातें कही हैं उसको तैमूर के बारे में, वो बिलीवेबल है सारी, कि यार तुम अपनी औकात देखो, तुम मुझे देखो, तुम्हें लगता है
कि मैं तुम्हारे अंदरून शहर के मोहल्ले में जाके तुम्हारी अम्मा के बर्तन मांजूंगी? तुम्हें ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल है? नहीं, बट वो ये उसको वाकई में कह रही थी या जो वो कह रहा था कि लिबादा उड़ा है, ये वो वाकई कह रही थी? Did she mean those things? Yeah, she did. But he says that you're not meaning those things. What is it? I'm telling you, he doesn't know what he's saying. He doesn't. He's आप पत्थर पर लकीर थोड़ी कि जो फरहाद कह रहा है. Then why is Mahi so upset? Because I'm telling you, they are both kids, Hassan. आपको क्या एक दफा इश्क हो के हर चीज क्लियर हो जाती है? भाई नाल गल तो नहीं की थी तुसी फोन? नहीं, बिल्कुल नहीं गल की थी, बट इतना वाज़ेह था इससे कि यार वो दोनों बच्चे हैं, उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है, इश्क तो अभी शुरू हुआ है, आगे क्या क्या होता है, उनका इश्क इवॉल्व करेगा, उनकी उम्र बढ़ेगी, उनकी पर्सनालिटीज इवॉल्व करेंगी, उनको एहसास होगा, और कोई किस तरीके से अब्जॉर्ब करता है इश्क को, हमें नहीं, हर बंदा डिफरेंट रिएक्ट करता है इस सिचुएशन में. दोनों कंफ्यूज्ड हैं, वो जो कह रहा है वो बिलीव करता है मगर वो गलत भी हो सकता है और गलत है, और जो बददुआ उसने दी है, वो ये नोट मैंने पढ़ा हाशिम भाई का कि जो बददुआ दी है ये महबूब की बददुआ तो नहीं लगती लेकिन आ भी हो सकती है. शायद उसको हाई लगी हो उसकी नाहिद की, शायद उसको बददुआ लगी हो सज्जल की, वो भी तो इससे प्यार करती थी, इसने रिजेक्ट किया, तो कौन किसको रिजेक्ट कर रहा है, कौन किसकी बददुआ लग रही है, मगर बददुआ देना बहुत ही बुरी बात थी. इस पॉइंट पे अगर आप इजाजत दें तो मैं हाशिम भाई का नोट पढ़ूं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे ये शेयर किया है, मोहब्बत करने वाले कभी बददुआ नहीं देते. बिल्कुल. और बददुआ को भला लफ्जों की जरूरत कब होती है? ब्यूटीफुल यार. कौन जाने के फरहाद खुद भी किसी अनकही बददुआ का शिकार हुआ हो, नाहिद या सज्जल, दिल तो वहां भी टूटे हैं जी. फरहाद अभी इश्क के इस मुकाम तक नहीं पहुंचा जहां महबूब को दिल तोड़ने पर भी दुआ दी जाती है. कच्चा इश्क है अभी फरहाद का, इस मकाम पर जहां अपनी अना और मोहब्बत का गुरूर महबूब की मजबूरी से ज्यादा बुलंद होता है जी. और ये बद्दुआ फरहाद ने नहीं, इस अना ने दी है, मगर धीरे धीरे सीख जाएगा फरहाद. अभी तो वक्त ने पहला आईना दिखाया है इसके अंदर के आशिक को. अगर माही की फरहाद के साथ 4 दिन की दिल लगी गलत थी तो फरहाद की बद्दुआ भी नाजायज है. ये राइटर कह रहा है, भाई आपको कान खोल के सुन लें, जो उम्र भर के लिए माही को एहसास जुर्म में मुब्तला कर गई है जी. मोहब्बत के इस गरूर और एहसास जुर्म की एक अलग कहानी है ये खुदा और मोहब्बत. और याद रहे कि मोहब्बत की सभी कहानियां सदा एक सी नहीं हुआ करती. एग्जैक्टली. ठीक है ना. तो वो लोग जो कह रहे हैं कि खुदा और मोहब्बत 1 और 2, हर कहानी सेम नहीं होती, अलग होती है. और दूसरी बात ये कि जो हम पिछली बार, मैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हाशिम भाई का, इस नोट के थ्रू ये क्लैरिफिकेशन मिल गई है कि फरहाद वाज नेवर पोजीशन टू बी अ हीरो. जो आप भी बात कर रही हैं, यंग लड़के और लड़की की कहानी है, कैसे उनकी I still think he's a hero. But let's not get into that. I think you want to define heroes as black and white. I like to see heroes as humans. Okay, so let's not get into that. बात ही होनी कि जो मैं आपने एक्नॉलेज किया कि दोनों छोटे लड़का लड़की हैं. Absolutely. अभी उनको जिंदगी में उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, जिंदगी के उतार चढ़ाव उन्होंने देखे नहीं है, जो हाशिम भाई ने भी कहा. तो इस नौयत में एक लड़के की ने क्या एक्शंस लिए, उसको क्या लगा कि मोहब्बत क्या होती है, उसको क्या एहसास हुआ, सच्चा एहसास हुआ, सच्ची मोहब्बत का पता चला, सच्चे इश्क का पता चला, ये जर्नी अभी शुरू हुई है. बिल्कुल. दूसरी तरफ माही है, यू राइट, शी इज एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड. उसको पता ही नहीं है कि ये उसके साथ हो क्या रहा है. प्रोमो है अगली एपिसोड का, जिसमें वो भागती है और जो उसको भाभी पकड़ती है और वो गिर जाती है. अब वो क्या साबित होता है कि ये जो लड़का है इसके दिल में कोई उसके लिए फीलिंग्स नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा ना. वो कंफ्यूज्ड है. मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये मोहब्बत करती है फरहाद से, बिल्कुल नहीं करती, मगर कोई तो चीज़ खींच रही है. वो खींच क्या रहा है, उसकी इश्क की सच्चाई. तो मैंने वही कहा ना कि इंसान जो है वो ग्रे हो सकते हैं, लेकिन इश्क जैसा इमोशन तो ग्रे नहीं हो सकता. वो तो प्योर है. तो मगर क्या ये उस इश्क तक पहुँचे अभी दोनों? फरहाद ऑब्वियसली नहीं पहुँचा. ना ये पहुँचा कि ये वहाँ मंडला रहा था, ना ये पहुँचा है जो उसने बद्दुआ दी है. लेकिन ये पहुंचेगा कि नहीं, ये तो आगे देख के पता चलेगा. ये आगे देख के पता चलेगा. सर्टेनली वेरी पावरफुल एपिसोड, रिवेटिंग एपिसोड एज यू सेड. जबरदस्त. फकीरा कुंडी लगा के नहीं जाती, दरवाजा खुला छोड़ जाती है. फरहाद वहां से चला जाता है, दिलावर को भी नहीं बता के गया किधर है. अगले एपिसोड के प्रोमो से पता खबर आएगी कि जी कत्ल हो गया है. मेरे ख्याल में ये सिंबॉलिक होगा फरहाद की तरफ से कि फरहाद विल बी डेड फॉर एवरीबडी
I mean, Farhad will be dead for the family and I for think the, so. for I everybody. think so. But in fact, he will not die, obviously. जी. ऐसा मेरे ख्याल में नहीं होगा. नहीं कैसे हो सकता है? हाँ, तो ऐसा नहीं होगा. मैं आपको कहना चाहूँगी कि मैंने एपिसोड के बाद फ़ोन किया फिरोज़ को और मैं उनसे कोई पौना घंटा पूछती रही कि मुझे बताओ, ये बताओ. उन्होंने नहीं बताया मुझे. आपको पूछना ही नहीं चाहिए था. ये मैं हर एक से पूछती हूँ. मुझे अभी तक याद है जब हम सफर चलता था, मायरा एंड आई यूज्ड टू टॉक आफ्टर एवरी एपिसोड में से अच्छा बताओ मैं नहीं बताऊंगी. अभी भी मैंने फरियाल महमूद को फोन किया, मैं मुझे बताओ. बिल्कुल नहीं बताऊंगी. पर रकीब से की तो बात ही नहीं की हमने. 3 मेजर ड्रामा भी रहते हैं. हाँ, अब मुझे अभी एकदम एहसास हुआ कि फितूर और हमने. हाँ जी. आप फितूर को रैप अप करें. फितूर की बात कर लेते हैं. फितूर की एक एपिसोड में आपसे आमना 100% एग्री करना चाहूंगा इस मौके पर. हो गया आपको नहीं, मैं जैसे कहते हैं तसल्ला होगी तानू. हैदर भाई ने बड़ी एक जाति की बात की है कि मैं एक्सपेक्ट. आप हैदर भाई कह रहे हैं, मुझे लगता है मेरे वाले हैदर को कह रहे हैं. उनको तो मैं हैदर साहब कहता हूं. उनको प्लीज ना साहब कहा करें. अच्छा लेकिन चलें. लेकिन अच्छा चलें. हाँ, मेरे तो बड़े हैं ना, बड़े जीजा जी. मैं भी आपकी बड़ी हूं, तो मेरे जीजा जी हैं, तो मैं तो उनको साहब तो कहना नहीं. आहो ठीक है, कहिए फिर. तो ये जो हमारे हैदर भाई हैं फितूर वाले, यार ये इन्होंने जो बात की, एक बार पहले वो इस बात को कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल में वो काफी था. बट इस बार जिस अंदाज से उन्होंने ये बयान किया कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारी जिंदगी में पहले भी कोई हो और बाद में भी कोई हो और मजाक में भी नहीं, और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये पता है कि मैंने अपने ग्रांटेड कि मैंने अपने पास्ट के बारे में तुम्हें नहीं बताया था. तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये मुनासिब बात नहीं है. मैं हैदर भाई से ये मुनाफिक है हैदर भाई. मैं नहीं एक्सपेक्ट करता. तो आप कहना चाचू मतलब कुछ हटाओ. मैं नहीं एक्सपेक्ट नहीं करता. बट ऑन द फ्लिप साइड फैसल कुरैशी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि उन्होंने एक बड़े चैलेंजिंग और टफ रोल को बड़े खूबसूरती के साथ निभाया. यार ये हैदर इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स मैन. Because you don't know, he meets दिलनशीन, he tries to convince her, he tells her कि यार मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी कज़न है, मैं उसका ख्याल रख रहा था. एक तरफ वो है, फिर घर आता है, माँ कहती है नोट लिख के दो, लिख के देता है, नोट लिख के देता है, मैं कहता हूँ साइन भी करके दूं, फिर साइन भी करके देता है. I don't think he's a complex man. नहीं, ये है ना, ये करता है. He's just a plain hypocritical man. मकसूद साहब is a complex man. हैदर साहब is just a plain old hypocritical. नहीं, I think आप ये जाती करी, ये कह के कि hypocritical. देखें, अगर तो मैं दोबारा ये बात कहना चाहूंगा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, हैदर के एक्शंस बड़े गलत थे. हाँ. बहुत गलत एक्शंस हैं. लेकिन देखें, अगर तो वो फुल ऑन अफेयर चला रहा होता ना मेमल के साथ, तो फिर मैं कहता कि हाँ यार, ये टची फीली टाइप का मतलब है कि टची फीली भी नहीं, इमोशनली भी वो उसको बार बार उससे डिटैच होने की बात करता है. फोन पे भी उसने कहा कि अब मैं दोबारा तुमसे नहीं मिलूंगा. अब जो हम पिछली बार आपने भी बात की कि why doesn't he stop meeting me? So this time he says कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगा दोबारा. So मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हम उसको जो वो लाइन क्रॉस नहीं कर देता कि एब्सोल्युटली वो जो है मेमल को चूज कर ले ओवर दिलनशी, तब तक तो हमें उसे ये मार्जिन देना पड़ेगा ना कि हिपोक्रिटिकल नहीं. मैं तो ये कह रही हूँ मेमल को चूज करे बेशक, लेकिन अपनी बीवी के साथ खुल के बात करे और डबल पॉलिसी. मेमल को चूज करे नहीं, अगर करना है करे यार. अगर उसका बचपन का प्यार है, वो करना चाहता है, तो फिर कट ऑफ करे दिलनशीन के साथ और कहे कि मुझसे नहीं हो रहा. हक है उसका पूरा. नहीं, लेकिन उसने माँ को भी लिख के दे दिया कि मैं दिलनशीन को धोखा नहीं दूंगा. उसको क्या लिख के देने का क्या है? वो मतलब है क्योंकि वो हिपोक्रिटिकल नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ. उसके एक्शंस देखें, हिपोक्रेट वो इस झूठा नहीं है. वो हिपोक्रेट इस बात पे है कि जो बीवी को कह रहा है कि तुम्हारा पिछला कोई भी ना हो, मैं तो तुम्हें पसंद ही इसलिए किया था कि मैं तुम्हारी जिंदगी में पहला और आखिरी मर्द हूँ. नहीं यार, ये नींद जाती. बट दूसरी बात ये कि तुम्हें पता कैसे है कि हाँ एग्जैक्टली कि वो इतनी छोटी है कि आपको ये ख्याल है कि कोई होगा नहीं. लेकिन यार हैट्स ऑफ टू दिलनशीन इन दिस रोल. इस दफ़ा उसने दिल जीत लिया मेरा अपने सारे डायलॉग्स के साथ. जो वो बातें उसने कही, उसने कहा झक मारे मर्द और घर बनाए औरत, ये कहाँ का इंसाफ है. और मतलब वो कहता ना कि तुम क्यों मेमल को बार बार बीच में ला रही हो. कहते मेमल को तो आप ले आए हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं. फिर वो कहता है कि तुम्हें नाराज़ होने का हक है. कहता है हाँ, और फैसला सुनाने का भी मुझे ही हक है, मैं नहीं जाऊँगी. सो आई मीन शी इज़ इमर्जिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल. उसने माँ को भी यही कहा है कि यार व्हाट आर यू सेइंग कि मर्द जो मर्जी करे, औरत जो है वो सबसर्विएंट हो. भाई को भी उसने यही बात कही है. भाई और माँ को 0/0 दे दिए हैं. बट दिलनशीन, एंड आई हैव टू से दैट हिबा हैज परफॉर्म्ड हर वेरी वेल. और किसी ने बिल्कुल सही कहा कमेंट्स में, हिबा आई थिंक आल्सो टेक्स वेरी स्ट्रॉन्ग रोल्स. दीवानगी में भी अगर आपने याद किया हो तो एंड पे वो गोली मार देती है उस बंदे को, अपने हरासर और अबडक्टर को. गिवन नहीं करती. यहाँ भी ये गिवन नहीं करेगी.
और एंड तक वो मतलब बिल्कुल। हाँ, ये तो पहली इंस्टेंस में घर छोड़ के आ गए। लेकिन थोड़ा सा मुझे मिक्स सिग्नल ये लगा था कि वो मुस्कुरा भी रही है उसके साथ बैठ के, हाथ में हाथ। तो व्हाट हैव दे लाइक किस्ड एंड मेड अप और हैव दे नॉट मेड अप? आई थिंक दे किस्ड एंड मेड अप। So let's see what happens then. हाँ ठीक है। अच्छा, मैमल के बारे में मैंने ये कहना था कि ये अपने होटल के कमरे में भी साड़ी पहन के फुल ऑन तैयार रहती है यार। ये क्या ये मैमल की साड़ी क्या यार, ये मतलब कमरे में बैठे हुए होटल में, मतलब बंदा पजामों में आपको बनाई स्कारलेट वुमन है ना बेसिकली। तो स्कारलेट वुमन तो कभी गार्ड अपना थोड़ी गिराती है। अम्मा आई अब लेने, वो पता नहीं लेके जाएंगी किधर, ये हमें नहीं पता, घर ही ले गए जाएंगी। क्यों पता नहीं अम्मा का क्या सीन था। अम्मा भी वैसे थोड़ी मिक्स सिग्नल्स देती हैं। हम पता नहीं, ये बड़े क्या चाहती हैं। इंटरेस्टिंग मोड पे ये खत्म हुई है। आपने साइन करा लिया तो मतलब हैदर जो है वो कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अब ये तो और चीज है कि अब एज बेट उसको हैदर के सामने डाल देंगे कि वो लेगा या नहीं लेगा। ये तो अम्मा से नहीं एक्सपेक्ट करूंगा मैं, बट ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड, देखते हैं क्या होता है। एनीवे जी, मूविंग ऑन टू रकीब से। हाँ जी, रकीब से तो पैरेलल्स। अच्छा, दिस एपिसोड वाज ऑल अबाउट पैरेलल्स। नो, यस, ऑफ कोर्स राइट। ये डे 1 से मैं शाउट आउट देना चाहूंगा मेरे इंटरव्यू को, जो कि इंटरव्यू मुझे दिया था बीगुल साहिबा ने, बी ने इंटरव्यू दिया था। एंड बी सेड कि ये जो आपकी है अमीरा जी इज एसेंशियली रफीक अली जी। वो आपने देख लिया इस एपिसोड में। एब्सोल्युटली। उधर वो अपने आप को चंडे मार होता है, इधर ये अपने आप को चंडे मार होती है। उधर वो जूती के साथ खेल रहा होता है हाथ डाल के, इधर ये बैठ के अपनी चप्पलों के साथ खेल रही होती है। क्या खूबसूरत, क्या मैं कहूँ आमना, क्या मैं कहूँ। वो ना हाइपरबोली में ना जाएं, आप पैरेलल्स देखें। एक ये पैरेलल है, एक और पैरेलल भी है। क्या? एक और पैरेलल है सकीना और हाजरा का। अब आप पूछेंगे क्या? आप देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है एंड ऑफ द एपिसोड, जो आखिरी एपिसोड 17 है थर्सडे वाली, उसके टुवर्ड द एंड आप दिखाते हैं कि रफीक अली जो है वो कहता है कि मैं तेरी बाँह भी ना फड़ा तो वहाँ तू क्या क्या करके आई है शहर में मकसूद साहब अपने के साथ। तो वो कहती है कि जो कुछ है ना आपके दिमाग में, तेरे दिमाग में सब कुछ करके आई हूँ, करके तो कुछ नहीं आई। और वो कहता है क्यों झूठ बोल रही हो, क्यों? मतलब वो बेचारा वो कहती है इसलिए कि मैं चाहती हूँ तो मुझे नहर में काट के और फेंक दे। शी इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि उसका ये ख्याल है कि उसने जो इश्क किया है उसकी सज़ा वो 20 साल से, और जो उसने मकसूद साहब को जेल भिजवाया है उसकी सज़ा वो काट रही है। शी डजंट डिज़र्व लव, शी डजंट डिज़र्व अ हैप्पी मैरिज, शी डजंट डिज़र्व रिस्पेक्ट फ्रॉम हर हस्बैंड। तो इसको इतना उकसाओ कि मुझे अपने से अलग कर दे। मकसूद साहब ने भी अलग कर दिया, रफ़ीक अली भी कर दे, मुझे जाके कहीं फेंक आए। हाजरा इज डूइंग द सेम थिंग। आप देखिए वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट पे चल रही है। पूरी एपिसोड गुजार के आखिर में जो बैठ के बताती है कि जी आपकी जान बचाने के लिए हाजरा ने आपको दिया था, तो वो कहता तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो कहती हूँ तो बीवी ना आखिर आपकी। तो कहते तुमने देर कर दी और तुम जो है ना यू शुड हैव टोल्ड मी दिस। वो भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट पे चल रही है, बिकॉज उसका भी मुझे लगता है कि उसका ख्याल है कि मकसूद साहब ने इतना बड़ा एहसान किया है उस पर शादी करके। अगली एपिसोड के प्रोमो में भी आपको नजर आता है कि इतनी बर्बाद एक औरत को उसने एक्सेप्ट किया, इज्जत दी, अपना नाम दिया। She also feels that she doesn't deserve it, और वो नहीं डिज़र्व करती मकसूद साहब का प्यार या नाम या इज्जत और या रुतबा कुछ भी। तो वो बार बार अपनी रिलेशनशिप को जेपरडाइज करती है मकसूद साहब के आगे सकीना को पेश करके। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक पैरेलल है। बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी एक ऑब्जर्वेशन है। हो भी सकता है, मुझे ऐसा फील होता है, but could be a stretch also. It could be a stretch, but I feel that there's a parallel. I also feel that this is a good reflection of how women, especially in our part of the world, do take themselves as sacrificial victims. They like to be in that mode कि अपने आप को self sacrifice करें अपने husband के लिए या अपने वालिद के लिए या अपने महबूब के लिए, कि पानी हो जाए, ख़त्म कर दें। So वो एक दोनों में ये पैरेलल भी है। But again, what a beautiful episode. But I think इस एपिसोड के लिए साकिब समीर को शाउट आउट दिए बगैर हम ये रिव्यू कर ही नहीं सकते। मैं तो क्या वो शुरू करते हैं बुल्ले शाह से कि ज़हर देख के पिया तो क्या पिया और इश्क पूछ के किया तो क्या किया, व्हाटएवर। साकिब इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट। उफ क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी वो साकिब की। और ये साकिब ने मेरे इंटरव्यू में एक्चुअली रिवील किया था कि ये सीन करने के बाद ही वेप्ट एंड ही वेप्ट really he kept crying and वो हदीका जी के पास गए और हदीका जी ने बोला कि अच्छा बस चुप हो जाओ and he just kept crying like a baby. तो आपको वो जो मैं अब इसलिए भी ज्यादा गौर से देखा बिकॉज वो मुझे जो नजर आ रहा था कि यार कि इतने एफर्ट के साथ इतने कैरेक्टर के अंदर घुस के
जब आप परफॉर्म करते हैं वो फिर स्क्रीन के ऊपर उसी खूबसूरती के साथ निकल के आता है। बट आप रफीक अली को देखें, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स एंड यू सेइंग मकसूद साहब इज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। लुक एट हाउ कॉम्प्लेक्स रफीक अली इज। एब्सोल्युटली ही इज एब्सोल्युटली इन लव विद सकीना। टोटली उसको सकीना से इतनी मोहब्बत है, इतना इश्क है कि वो चाह कर भी कि यार कि ये मेरी हो जाए, किसी तरह से ये मेरी हो जाए, वो उसकी नहीं हो रही। उसको और किसी चीज से गर्ज नहीं है, वो ये चाहता है कि सकीना मेरी हो जाए जैसे वो मकसूद साहब। मगर ये गुडनेस भी हो सकती है, ये ईगो भी हो सकती है। ईगो नहीं है, हो सकती है नहीं। रफीक अली, मैन लाइक रफीक अली, तो फिर मैन लाइक रफीक अली इफ देयर ईगोइस्टिक, वो काट के नहर में फेंक देता उसे। वो कहता ना कि यार मेरी जगह कोई और होता तुझे 3 बार कहता फारिग, 3 लफ्ज कह के तुझे फारिग कर देता। रफीक अली क्यों फारिग नहीं कर रहा है सकीना को? Despite repeated, he's been coaxed by everybody. True. But what a performance. What a phenomenal performance. तर्स किस पे आता है बेचारी इंशा पे, बिकॉज जैसे कि आप पहली किस्से कह रहे थे कि आपको शक था अब्दुल रहमान पे। अब्दुल रहमान ने हमजा ने बड़ी जबरदस्त एक्टिंग, अपना रंग उसने दिखा दिया इस एपिसोड में। वो अपनी कॉलीग के साथ जा रहा है। बुरी बात है, बुरी बात है। बट यही तो है, यही तो रकीब से की खूबसूरती है कि हर कैरेक्टर जिससे आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो आपको वो डिलीवर कर जाता है। और मैं इस बार शाउट आउट देना चाहूंगा सबा फैसल साहिबा को भी दोबारा, उनके कैरेक्टर के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि उनका जेन्युइन है कंसर्न ये नहीं है। और गाड़ी में वो कॉन्वर्सेशन होती है काशिफ की और माँ की, एंड शी सेज कि क्यों ना हो, ये मेरी फैमिली है, ये हमेशा से ये तुम्हें नहीं पता कि ये क्या डायनामिक होती है। तो वो क्लैरिफाई करती हैं जिससे आपको ये भी अंदाजा होता है कि शी जेन्युइनली हैज दैट काइंड ऑफ कंसर्न फॉर एवरीबॉडी इन द फैमिली। सो अगेन अ वेरी पावरफुल एपिसोड। मकसूद साहब तैयार होकर अपना काला वेस्ट कोट पहन के, काली सलवार कमीज पहन के तैयार हीरो बन के चले गए हैं गाँव। अब वो गांव में क्या होगा, वो अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि वो कहते हैं कि डील करनी है सकीना के बारे में। वो डील होती है नहीं होती, रफीक अली ऑब्वियसली वोंट लेट सकीना गो सो इजीली। क्या होगा, कैसे होगा? और अमीरा अपनी सी छोटी छोटी चालें लेके चल रही है। अमीरा जो अपने कर रही है, एजेंडे पे चल रही है, एजेंडे पे चल रही है। वो अब्दुल और इंशा के बीच में क्या होगा? हाजरा बिग रेवलेशन इस एपिसोड में फाइनली कर देगी, नहीं कर देगी? मेरे कर देगी अगले। डेस्परेटली 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 वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। जी। एंड फाइनली हाँ जी, हसन रख से बिस्मिल की बड़ी एक जबरदस्त पावरफुल और परफॉर्मेंस बेस्ड एपिसोड। हम जो के कंप्लेन करते आ रहे हैं कि परफॉर्मेंसेस में उतार चढ़ाव हम देखते हैं, इस बार हमने कोई उतार चढ़ाव नहीं देखा मेरे ख्याल में, बिकॉज फोकस था मूसा पे और ईसा पे और जोरा पे और सकीना पे जी। और एक सबसे पहले शाउट आउट मोमिन साकिब को। जी बिल्कुल, आई थिंक उन्होंने ईसा का रोल बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया। मोमिन को हमने ऑब्वियसली देखा था उस ड्रामा बेअदब में, आपको याद होगा। और तब मैंने भी ये कमेंट किया, हमारा ओपिनियन यही था कि मोमिन को भी और एफर्ट करने की जरूरत है। वाज इट हिज डेब्यू? आई थिंक इट वाज हिज डेब्यू प्रोजेक्ट। मेरा नहीं ख्याल मोमिन ने और काम किया। उसके बाद रख से बिस्मिल में आप देख रहे हैं तो वो जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत जबरदस्त इम्प्रूवमेंट है। स्पेशली इस सीन में एक तरफ ही हैड इमरान अशरफ, दूसरी तरफ ही हैड अनुशे बासी। बोथ आर वेरी गुड एक्टर्स एंड यू नो इतना काम किया। स्पेशली इमरान तो अभी कितने डाइवर्स कैरेक्टर्स करते आ रहे हैं, तो वो प्रेशर भी होता है। बट आई थिंक ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब और ही केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। और बड़े एंडियरिंग सीन्स थे, एक जो मुंह पे हाथ रख के मूसा उसको कहता है, यू नो वो सीन जो आता है मूसा हमारा हीरो और आगे उसकी थोड़ी को हाथ लगा के उसको कन्विंस करता है, वो बड़ी खूबसूरती के साथ। या फिर जब वो जा रहा होता है वो कहता है कि गले नहीं लगेगा भाई के। तो वो अच्छा था। तो देखिए क्रेडिट टू इमरान, क्रेडिट टू मोमिन, क्रेडिट टू अनुशे। हाँ मतलब जबरदस्त एक्टर्स। आई थॉट दैट जो कैरेक्टर कामरान है वो उनका नाम मुझे याद नहीं, मुझे भी नहीं याद आ रहा। आई थॉट दैट ही फॉल्टेड अ लिटिल बिट, वो नहीं कर सके, बट उस लेवल का उनका वो था भी नहीं, विंडो भी नहीं था। हाँ, एक चीज मुझे थोड़ी सी और लगी कि अब कामरान को हमने ऐसा कैरेक्टर नोबल देखा भी नहीं था। एग्जैक्टली मुझे वो थोड़ा सा और लगा कि भाई तुम तो गए नहीं, तुम माँ बाप के पास चले गए थे उनको डॉक्टर के पास लेके, जब वो तुम्हारा वेट कर रही थी, इतने महीने हो गए इस बात को, तुमने परस्यू नहीं कर रहे उसको, ये जो भी है ये बात ओवर हो गई है, तो अब तुम इतने ईमो क्यों हो रहे हो? बस उसकी इंपॉर्टेंस ये बताना थी क्योंकि आपकी जो अनुष्का का कैरेक्टर क्या नाम? सकीना चूजेस टू रिमेन इन दैट मैरिज, तो वो भी इम्पोर्टेंट था, वो भी एक इम्पोर्टेंट जैसे। लेकिन वो भी डायलॉग मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं क्या कैद चूज कर रही है, मुझे ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा कि भाई कैद तो कोई मतलब अच्छी चीज नहीं है। हाँ वो उस यू राइट, कैद तो अच्छी चीज नहीं होती, यू नो।
बट मेरे ख्याल में वो उस कॉन्टेक्स्ट में कह नहीं रही थी, बट यू आर राइट कि वो लफ्ज कुछ और कैद कांट बी अ गुड थिंग, हां वो कुछ और एग्जैक्टली। लेकिन ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ द एपिसोड जो हम वेट कर रहे थे जिस चीज का, हमारी प्यारी बीबी जोहरा ने तुम हो गई और मैं हो गया इजहार मोहब्बत कर दिया बिलाखिर मूसा के साथ। और वो जो पूरा सीन था इमरान और सारा दोनों को बहुत क्रेडिट जाता है। आई थिंक वो बड़ा एक ज़बरदस्त सीन था, बड़ी खूबसूरती के साथ एग्जीक्यूट हुआ था। एक्चुअली मैं कहना भूल गया, इस एपिसोड का क्रेडिट ऑब्वियसली डायरेक्टर वजाहत रऊफ को भी जाता है। वो जो पूरा सीन था ये ईसा मूसा और जो हम डिस्कस करें सकीना वाला भी, इट वाज वेरी ब्यूटीफुली शॉट। वो जो गैराज था जो भी जहाँ पे उन्होंने शूट किया है, वो जो भी वेयर हाउस था, बड़ी खूबसूरत लोकेशन थी और वो बड़ा एक खूबसूरती के साथ शूट हुआ था। एंड अगेन विद कमिंग टू लाइब्रेरी जोहरा का सीन, समथिंग अबाउट लाइब्रेरीज एंड लव सीन्स, उधर भी लाइब्रेरी में इधर भी लाइब्रेरी में, तो वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक देयर, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन एंड ब्यूटीफुल डायलॉग्स, ब्यूटीफुल एग्जीक्यूशन। बट आई थिंक इमरान स्टोल द शो। मैं आई विश के जो है ना जोहरा, उसकी थोड़ी सी कोई एनिमेशन या पैशन होता, वो है ही नहीं ऐसी। लेकिन जोहरा मुझे अभी भी कंफ्यूज करती है जब वो मलिक शहरयार को बार बार कि मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, तुमने निकाह क्यों किया, भाई तुम्हें समझ नहीं आ रहा, पिछले 4 हफ्तों से एक बात कर रहा है, यू शुड नो इट बाय नाउ। और अभी भी जब वो इजहार कर रही होती है, यू वॉन्ट टू बिलीव हर, यू वॉन्ट टू फील दैट पैशन, यू वॉन्ट टू हियर हर हार्ट बीटिंग, बट यू डोंट। मुझे लगा जैसे कि उसके दिल धड़कने की आवाज़ आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आती। आई विश के उसके थोड़ी सी अपीयरेंस पे थोड़ी सी ज़्यादा फोकस होता। ये बड़ा एक उमराव जान मोमेंट था कि पीछे चिकें गिरी हुई, आगे किताबें, कबूतर तो उड़ता है जब माही आती है, फरहाद आता है, लेकिन था उसी टाइप का रोमांटिसाइज एक मोमेंट था। उसने सफ़ेद चिकनकारी का कुछ पहना होता, काली चादर ओढ़ी होती, कोई झुमका होता, ये बहुत लेट बैक था जोहरा का पूरा। I felt Dora was too laid back. एक तरफ इमरान के एक्सप्रेशंस ये थे जुबिलेंस, मतलब इमरान stole the show. मेरे ख्याल में हमने मूसा को इतना खुश, इतना मुस्कुराता हुआ, भाई आशिक है, महबूब की रजा से ज्यादा उसकी जिंदगी में कुछ है नहीं इस वक्त, उसको और कुछ नहीं चाहिए। एक बड़ा क्यूट सीन था जिसमें वो he says something and then he says Alhamdulillah. It was so cute. It was so cute कि he is happy. And that comes naturally to him. मूसा को बादशाह बना दिया। पीर का बेटा है, naturally आता है। कि एक वो है obviously कि उसमें बादशाह बना दिया, and then he also goes Alhamdulillah. He's humble also. He's happy, he's jubilant, and she says कि अब मैं जा रही हूँ, तो कहता है बस नहीं, अच्छा नहीं अभी रुक जाओ थोड़ी देर और। तो वो इमरान ने obviously बड़ी खूबसूरती और जोहरा की खूबसूरती की सीन को कैरी करती है जब वो कहती है कि मैं भी हो गई थी। वो क्या हो गई थी? मैं भी तुम हो गई थी, तो पानी हो गई थी बेसिकली। लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है जो कि इस सीन से पहले शुरू होता है। मलिक शहरयार ने जोहरा को ये कह दिया भाई टाटा बाय बाय, एग्जैक्टली, तू भाई निकल यहाँ से, मेरी जान छोड़, नाउ व्हाई एंड्स इन द पैंट्स। और वो उसको कहती है कि नहीं क्यों, मैं ट्राई कर रही हूँ ना, मेरे पे बेसिकली वो ये कहना चाहिए तलाक का धब्बा ना लगे, ना जी मुझे बोलेगी ये वो फलाना धमाका, सारी उसकी कॉन्वर्सेशन हुई। इस इतनी इंपॉर्टेंट इंतहाई डेवलपमेंट का उसका मूसा के साथ इजहार मोहब्बत करना, उसका लिंक नहीं मुझे समझ में आया। नहीं, और अगले सीन में दोनों आर गोइंग बैक ऑन देयर वर्ड। वो उसको पीछे ड्राइवर भेज रहा है कि देखो ये कहाँ जा रही है, और ये जाके मूसा से इजहार मोहब्बत कर भी लेती है, और उसको करने के बाद कहती है लेकिन इसका कुछ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मलिक शहरयार ने तुम्हें खुली छूट दे दी है, वो घर छोड़ा है, वो घर, तो मतलब और वो cute references to Namuraz Khana and everything. that was really cute. But the thing is that, I mean, why can't it happen? Exactly. Why, now what is the problem? कोई ना link, कोई missing link था। मैंने कहा ना जोहरा की समझ नहीं आती। जोहरा नहीं समझ आती। अब तो उसको मलिक शहरयार ने कहा कि जाओ जान छोड़ो मेरी। मलिक शहरयार उधर पहुंच भी गया है कि जब तक अगले एपिसोड के प्रॉब्लम कह रहा है जब तक तू मेरे निकाह में हो तो ये नहीं हो सकता। But why is Zohra not telling Musa? अच्छा ना, where did Zohra find Laila's number? I'm not going to ask why Laila had so much makeup in the hospital. I'm not going to ask why that scene couldn't have been done better. शायद वाकई कोई मजबूरियाँ हों, बट जोहरा को लैला का नंबर कहाँ से मिला? Why is Zohra calling Laila? मैं तो सवाल ही ये पूछा। सवाल ये है कि why नंबर क्यों कहाँ है? नहीं, मूसा को ढूंढ रही थी ना कि मूसा की तरह मुझे उससे बात करनी है। मूसा को ढूंढ रही थी। But she has Laila's number but not Musa's number. मतलब मूसा ने छोड़ दिए थे ना फोन अपने सारे चीजें, और शायद शहबाज गिल की पार्टी पे नोट्स एक्सचेंज किए हुए होंगे जोहरा और लैला ने। आपने ये भी अच्छा पॉइंट उठाया, लेकिन मेरा तो सवाल ये पैदा होता है कि जब उसको मलिक शहरयार ने ये कहा बिल्कुल, तो उसकी
उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये होती है कि हाँ मलिक शरियार ने उसको टाटा बाय बाय कर दिया, अब जो उसके अंदर जो हिडन इमोशंस और फीलिंग्स थे मूसा के लिए उसका इजहार करने वो मूसा से मिलती है और कहती है कि अब मुझे मलिक शरियार से खत्म हो गया ताल्लुक, लेट्स गो एंड लाइक यू नो डू व्हाटएवर, जो हमारा एक मोहब्बत का जो रिश्ता था अब उसमें हम बन जाते हैं। बट वो मूसा को इजहार मोहब्बत जरूर कर रही है, लेकिन एंड में कह रही है कि ये हो नहीं सकता, अब तुम बस अपने घर चले जाओ। अपने घर चले जाओ। क्यों अपने घर क्यों जाए वो? तो बेसिकली वो ये कहना चाह रही है, उसको मलिक शरियार की तरफ से जब ये धक्का पड़ा है तो उसको ये फील हुआ है कि मूसा जो दर बदर ठोकरें खाता फिर रहा है वो ठोकरें ना खाए। वो शादी अभी भी मूसा से नहीं करना चाहती क्योंकि वो नहीं चाहती कि मूसा हाँ कि घर चले जाओ। उसको ये है कि शादी करेगा इस जैसी औरत के साथ तो फिर बिल्कुल ही इसका हाँ नो हो जाएगा, नो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। ओके ओके, तो वो ये चाहती है कि अगेन फिर कहीं ना कहीं लैप्स है ना, क्योंकि ये मैसेज उतनी आसानी से कन्वे नहीं हुआ जितनी आसानी से हो जाना चाहिए था। राइट, हमें सोचना पड़ा इस चीज के ऊपर। राइट, हमारे मासूम, लेकिन बहुत अच्छी एपिसोड थी, बहुत मजे की एपिसोड। आई थिंक रक्से बिस्मिल की ये मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तो प्यार, इजहार प्यार हो गया, इजहार प्यार हो गया, तो ये सबसे थी। और वेल डन इमरान अशरफ, वेल डन ऑल द अदर एक्टर्स इन्वॉल्व्ड, वेल डन वजाहत रऊफ जी, स्पेशली मजा आया देख के। बहुत। अब आगे क्या होगा ये हमने देखना है। मलिक शहरियार वहां पे पहुंच गया है, मूसा कैसे रिएक्ट करेगा, मलिक शहरियार कैसे रिएक्ट करेगा। हमारा ख्याल है कि मलिक शहरियार है। मलिक शहरियार ये और कौन है पता नहीं। मलिक शहरियार ये अगले एपिसोड के प्रोमो हमने देख जो लिया कि वो जोरा को कन्फ्रंट भी करता है। राइट, तो लेट्स सी नाउ। वो अगले एपिसोड के प्रोमो हमने देखा जोरा की टक्कर भी हो गई है। अगर जोरा मर गई आमना तो फिर क्या होगा? क्या कहते हैं, नहीं मरती नहीं है जोरा, ऐसे नहीं कहते। आपने खुद ही कहा आशिम भाई के ड्रामा में कोई ना कोई तो मरता है, कोई ना कोई, जरूरी नहीं कि जोरा मरे। उधर फरहाद इधर जोरा, ओए ओए बल्ले बल्ले। यार देखिए कितनी अच्छी बात है कि दोनों ड्रामे जबरदस्त हाशिम भाई ने लिखे हैं, दोनों इतने जबरदस्त हैं, दोनों इतना अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड यार। आप ये देखें कि इनमें ओवरलैप भी है, ओवरलैप ऑफ थॉट है कि यहाँ पे मूसा कहता है ना कि तुम मूसा को मैं खत्म कर दूंगा, वहाँ फरहाद अपने आप को खत्म कर देगा। हाँ। अगर वो जाके मज़ार पे बैठ जाता है और लोगों का ख्याल होता है कि ये मर गया है तो उसने अपने आप को खत्म कर दिया बेसिकली। हाँ। तो अच्छा है यार, यू नीड टू वेट। एक्चुअली मेरा सिर्फ ये एक अपील है कि कहानी को चलने दें, कहानी के आखिर में भी बैठ के हर हफ्ते रिव्यू शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं किसी को बैश नहीं कर रही ना कैरेक्टर्स को। आप कैरेक्टर्स को उस पनपने दें, उनको इवॉल्व करने दें। कुछ केसेस में आप कर सकते हैं, कुछ केसेस में आपको वेट करना होता है कि ये कैरेक्टर अब क्या करेगा। कैरेक्टर है वो परफेक्ट तो नहीं हो सकता, इंसान तो कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि फरिश्ता हो? वो फरिश्ता तो नहीं है ना। तो पनपने दें कैरेक्टर को, एंड पे डिसाइड करें कि यार ये कैरेक्टर अच्छा था बुरा था, इसमें क्या अच्छाइयाँ बुराइयाँ थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंसान था। ठीक है, उसमें अच्छाइयाँ भी होंगी बुराइयाँ भी होंगी। ठीक है, इस मैसेज के ऊपर और इस नोट के ऊपर इजाजत लें या कुछ और आप? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत हो गई है, बहुत हो गई आज की किस्त थोड़ी लंबी हो गई है, माजरत उसके लिए, लेकिन गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक आने दीजिएगा, ज़ोर शोर से आने दीजिएगा। आपके कमेंट्स फीडबैक से हमें बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत हौसला अफजाई होती है, और जो आपकी डिस्कशन हो रही होती है ड्रामों के ऊपर उसको भी हम बहुत इंजॉय करते हैं। तो ज़रूर कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आमना एक बहुत बड़ा एक इंटरव्यू करने जा रही हैं जो कि हमारे प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बाइस से इज्जत है। उस इंटरव्यू की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगी, जल्द पता चल जाएगा वो किसका इंटरव्यू है, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा और अगर आपने हमें यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अब विद हॉट बाइट्स ऑन वेडनेसडे। ट्यूसडे को फिलहाल कोई इंटरव्यू नहीं हमारा आएगा कल, बट इंशाल्लाह थर्सडे को आपको एक आमना का इंटरव्यू जरूर देखने को मिलेगा, जो कि होगा किसके साथ? कोई ना कोई तो होगा ही। हाँ, कोई ना कोई तो होगा। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।